सबसे पहले तो बेटा स्वागत है आप सभी लोगों का। सिंक्रोनस मशीन, काफी बच्चे इससे डरते हैं। डरने का मतलब कुछ तो इसमें ऐसा होता होगा ना अलग, जो बाकियों से नहीं डरते इससे डरते हैं। बस अगर मैंने उसको आपको शुरुआत में बता के चल दिया कि बेटा थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन उल्टा होता है। अगर मान लीजिए आपका सर नीचे और पैर ऊपर लगा दिए जाए तो थोड़ा सा पढ़ाई करने में थोड़ा सा अंतर आएगा ना, बस सेम चीज इसके साथ में। तो डरने की बात नहीं है, बस आपने पहले लेक्चर से साथ में रहना है, और अगर आप साथ में हो और साथ में पूछते चलते हो प्रॉब्लम, तो फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं श्योर हूं, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। और दिक्कत किसे आती है? जो बंदा बीच में आएगा, दूसरे लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में आएगा, फिर वो सर्क हो जाएगा कि भाई क्या हो गया यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये चैप्टर ही टफ है। चैप्टर सच में बिल्कुल टफ नहीं है। चैप्टर बिल्कुल टफ नहीं है। अभी तक आपने कितना कंप्लीट कर लिया? अभी तक अगर आप लोग देखा जाए, हम लोग की मशीन में हम लोगों ने बहुत अच्छे से, मैं इतना जानता हूं आपको, इसके अलावा बेटा किसी कोई भी पेपर दे देना, जितना मैंने कंटेंट कराया इससे अलावा आपको पढ़ने की एक आधा % भी जरूरत नहीं है। डीसी मशीन हम लोगों ने कवर किया, ट्रांसफॉर्मर हम लोगों ने कवर किया, और 3 फेज इंडक्शन मोटर हम लोगों ने कवर किया। ठीक है। और फिर आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बेटा सिंक्रोनस मशीन शुरू कर रहे हैं। और याद रखिएगा, जब भी मैं मशीन कहता हूं तो इसका मतलब होता है जनरेटर और मोटर, इन दोनों, ये दोनों इसका मतलब होता है। और तीसरी चीज अगर हम लोग कहें तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हम लोग इसके बात करेंगे। ठीक है। और फिर रहेगा स्पेशल मशीन। हालांकि मैं आपको साफ बात बताऊं, ये बहुत ज्यादा हम लोगों के परेशानी खड़ा करते नहीं है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर होते हैं। ठीक है। तो सिंक्रोनस मशीन को समझते हैं। उससे पहले कुछ ऐसा दिखने में लगता है सिंक्रोनस मशीन, है ना? बट उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक बात यहां पर कहना चाहूंगा कि कंस्ट्रक्शन एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। जो पिछला कंस्ट्रक्शन अगर हम लोगों ने किया था, आपको याद हो, मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन रिवाइज करा देता हूं। रोटेटिंग मशीन की अगर मैं बात करूं, देखो एक्चुअली अगर ये क्लियर है आपको तो पूरा सिंक्रोनस मशीन क्लियर होगा। अगर ये क्लियर है तो पूरा सिंक्रोनस मशीन क्लियर होगा आपको। ठीक है। पूरा सिंक्रोनस मशीन क्लियर होगा। तो रोटेटिंग मशीन को लेके जेम्स, आप भी नहीं आए ना, आपको भी आज निकाला जाएगा कोर्स से। जो बच्चे ये आते नहीं है ना बेवजह के लिए, आज उन सबको कोर्स से निकाला जाएगा। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। रोटेटिंग मशीन की मैं बात करूंगा तो रोटेटिंग मशीन बेटा दो तरीके की होती है। अगर मैं कहूँ रोटेटिंग मशीन में दो पार्ट्स होते हैं। इट हैज टू पार्ट्स। इट हैज टू पार्ट्स। ठीक है। रोटेटिंग मशीन में मैं बात करूं तो मेजर दो पार्ट होते हैं, स्टेटर और रोटर। ठीक है। ये मैं थोड़ा सा बेटा आपको रिवाइज इसलिए करा के चल रहा हूं कि ताकि आपको कंस्ट्रक्शन दिमाग में रहे, स्टेटर और रोटर। ठीक है। हमारे पास दो ही तरीके की डिजाइन यहां पर मौजूद रह सकती है, एक डिजाइन और दूसरी डिजाइन। अब उसमें क्या मौजूद रह सकता है कि भाई मान लीजिए आपने फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे डाल दी और रोटर पे आर्मेचर वाइंडिंग डाल दी। इसका मतलब अगर इस प्रकार की डिजाइन है तो जाहिर सी बात है, फील्ड वाइंडिंग अगर तुम्हारी स्टेटर पे है और रोटर पे आर्मेचर वाइंडिंग है, तो आप मुझे बताइए ईएमएफ कहां पैदा होगा? आर्मेचर वाइंडिंग में। देखो मैंने हमेशा शुरुआत से आपको ये बात बताई है, इसमें आधा % भी कंफ्यूज नहीं होना है कि फील्ड वाइंडिंग का काम हमेशा प्रोड्यूसेस फ्लक्स, वो हमेशा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, और आर्मेचर वाइंडिंग का काम हमेशा ईएमएफ प्रोड्यूस करना है। तो जब ईएमएफ आपको प्रोड्यूस करना हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग में होता है, तो जब आप ये वाली डिजाइन यूज करोगे, फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पे रखोगे और आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे रखोगे, तो डेफिनेटली आपका जो ईएमएफ पैदा होगा वो रोटर पे पैदा होगा। ठीक है। दूसरी डिजाइन आप क्या कर सकते हो कि आर्मेचर वाइंडिंग को आप स्टेटर पे रख दो और फील्ड वाइंडिंग को आप रोटर पे रख दो। तब क्या होगा? तब भी ईएमएफ आर्मेचर वाइंडिंग में होगा, क्योंकि फेराडे लॉ तो सीधी सी एक बात कहता है कि भाई आर्मेचर वाइंडिंग को अगर कटेगा फ्लक्स, तो जाहिर सी बात है क्या पैदा होने वाला है? हमारा ईएमएफ पैदा होने वाला है। ठीक है भाई। तो ईएमएफ पैदा होने वाला है, वो किसमें होगा? हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग में होगा। जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन, अगर ये कंस्ट्रक्शन है मेरा, तो ये वाला कंस्ट्रक्शन कौन यूज करता है? डीसी मशीन। भाई ये वाला कंस्ट्रक्शन कौन यूज करता है? डीसी मशीन ये कंस्ट्रक्शन यूज करता है, जिसकी आर्मेचर वाइंडिंग पे रोटर पे आर्मेचर वाइंडिंग होती है। ठीक है। आपका बेटा 3 फेज इंडक्शन मशीन,
ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन भी यही यूज करेगा। तो जितनी भी मशीन्स है वो अपने रोटर पर ही आर्मेचर वाइंडिंग को लगाती है। इसका मतलब उनकी फील्ड वाइंडिंग स्टेशनरी रहती है, वो कहीं नहीं घूमती है। बट केवल एकमात्र सिंक्रोनस मशीन बेटा एक ऐसी मशीन है, सिंक्रोनस मशीन एक ऐसी मशीन है बेटा, मशीन की मैं जब भी बात करता हूं तो वो जनरेटर और मोटर दोनों की बात हो रही है, ये दिमाग में लेके चलना है। ठीक है, जनरेटर और बेटा मोटर की बात हो रही है। और याद रखिएगा जब सिंक्रोनस मशीन हम लोग लेके चलते हैं तो बस यहां कंस्ट्रक्शन अपोजिट होता है। अब ये अपोजिट कंस्ट्रक्शन क्यों होता है इसको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। मतलब ऐसा क्यों हुआ कि हमने सारी मशीन्स में ऊपर वाला कंस्ट्रक्शन रखा पर नीचे हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन में चेंज रखा। तो जो कंस्ट्रक्शन में यहां पर चेंज करते हैं हम लोग तो बस बच्चे एक्चुअली क्या होता है यहीं पे कंफ्यूजन पैदा करना शुरू कर देते हैं कि यार हमने जो ऊपर सारी चीज पढ़ी थी, हमने जो स्टेटर पर फील्ड वाइंडिंग स्टेशनरी थी और आर्मेचर वाइंडिंग क्या कहते हैं हमारी घूम रही थी, वो चीज तुरंत पूरी की पूरी उल्टी हो जाती है। तो यहीं से अगर आपको क्लियर है ये पॉइंट तो फिर समझ लीजिए आगे आपको दिक्कत नहीं आनी है कि हम लोग फील्ड वाइंडिंग को क्या रखते हैं, रोटेटिंग नेचर का रखते हैं, घुमाते हैं, और आर्मेचर वाइंडिंग को हम लोग स्टेशनरी रखते हैं, स्टेटर पर रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर देखें, आप लोगों के सामने यहां पर देखिए, अभी मैं आगे एक एनिमेशन भी लेके आया हूं, एनिमेशन के द्वारा अभी आपको दिखाऊंगा अभी किस तरीके से सिंक्रोनस मशीन काम करती है। फिलहाल के लिए एक बार ये वाली आप इमेज देखिए, ये हमारी है बेटा एक तरीके से स्टेटर, ये देखिए ये हमारी है स्टेटर, ये स्टेटर है। ठीक है, ये स्टेटर की है बेटा फील्ड वाइंडिंग, ये स्टेटर की है फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, या आर्मेचर वाइंडिंग, ये बताइए फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग? आर्मेचर वाइंडिंग। अभी हम लोगों ने कही ना कि स्टेटर पे बेटा क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग, ना कि फील्ड वाइंडिंग। तो ये जो है आपकी बेटा क्या हो गई यहाँ पर, ये हो गई आपकी आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, ये आपकी हो गई आर्मेचर वाइंडिंग। अब आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो यहाँ पर स्टेटर पर स्थिर रखी हुई है, आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ स्टेटर पर स्थिर रखी हुई है। ठीक है, अब ये आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पर स्टेटर पर स्थिर रखी हुई है, ये घूम नहीं रही। घूमेगा कौन, यहाँ पे रोटर जो रखा हुआ होगा वो घूमेगा। उसके अंदर कौन सी वाइंडिंग होगी, उसके अंदर कौन सी वाइंडिंग होगी बेटा, रोटर के अंदर कौन सी वाइंडिंग होगी, फील्ड वाइंडिंग होगी, रोटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग होगी। ऐसा क्यों होता है, हम लोग इसको सबसे पहले जानते हुए चलेंगे। ऐसा क्यों होता है, याद रखिए हम लोग सिंक्रोनस मशीन शुरू कर रहे हैं, अभी हम लोग सिंक्रोनस मशीन की कंस्ट्रक्शन देखेंगे। सबसे पहले सिंक्रोनस मशीन की क्या देखने वाले हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं। तो अभी मेरा जो सबसे पहला सवाल है कंस्ट्रक्शन में, वाई आर्मेचर वाइंडिंग इज स्टेशनरी, आर्मेचर वाइंडिंग स्टेशनरी क्यों है? हमने ऐसा क्यों किया, डिजाइन में चेंज किया कि आर्मेचर वाइंडिंग स्टेशनरी है? बेटा आप लोग लेट आते हो, हाँ आप लोग लेट आते हो। मैंने कल भी आप लोगों को ग्रुप में टाइमिंग दी थी कि 7:30 बजे क्लास शुरू हो जाएगी, 7:15 बजे मैंने टाइमिंग दी थी, तो मैं लगभग 7:30 तक, मतलब 7:25 तक शुरू कर दिया था क्लास। हाँ फिर जो है बेटा दिक्कत आएगी तो फिर आप लोग कहोगे कि सिंक्रोनस मशीन टफ है, हाँ, या फिर कहोगे सर का समझ में नहीं आ रहा, ये चीज गलत है ना। आप लोग टाइम पे रहिए, मैंने आपको टाइम बताया हुआ है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे ज्यादा से ज्यादा, और क्या है। देखिए आर्मेचर वाइंडिंग स्टेशनरी क्यों है, अब यहां पर मुद्दा फंसता है। आर्मेचर वाइंडिंग हमने ऐसा क्यों चाहा कि यहां पर हमारे कंडक्टर का जो रखने का जो तरीका है, पहले तो हम सब में रोटेटिंग रख रहे थे, अपने जितने भी कंडक्टर जिसमें ईएमएफ पैदा करना था उसे हम रोटेटिंग रख रहे थे। बट आर्मेचर वाइंडिंग को हमने ऐसा क्या हुआ कि स्टेशनरी रखना चाहा, क्या हुआ ऐसा? कि हमने आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेशनरी रखना चाहा, किसी के पास भी आंसर हो, लॉजिकल आंसर हो। किसी के पास भी कोई आंसर हो लॉजिकल, क्यों ऐसा हुआ कि आर्मेचर वाइंडिंग को हमने यहां पर स्टेशनरी रखना पड़ा? देखिए बड़े ध्यान से यहां पर सुनिए,
आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा होता है। अब होता क्या है, ये मेरा मान लीजिए सिंक्रोनस जनरेटर है, ये देखिए कितना, ये सिंक्रोनस मशीन कितनी बड़ी होती है, एक आदमी भी मतलब इसमें पूरा घुस जाए तो पता नहीं चलेगा। देखिए किस तरीके से एक बंदा सही कर रहा है, ये सिंक्रोनस मशीन है, ये उसका स्टेटर है, ये इसका स्टेटर है, और स्टेटर पर हमने आर्मेचर वाइंडिंग रखी हुई है। देखिए ये आर्मेचर वाइंडिंग, ये देखिए रोटर है, सिंक्रोनस मशीन के अलग अलग तरीके के रोटर होते हैं। ये देखिए ये रोटर है, ये अगर आप देखेंगे यहां पर तो ये रोटर है इस तरीके से, ये रोटर है, ये रोटर है, ठीक है, ये इतना इतना पोर्शन ये रोटर है, ठीक है, ये रोटर है, ये रोटर है, ये रोटर है, देखो ये रोटर, ये रोटर है, ये रोटर है, ठीक है, और ये स्टेटर है, ये स्टेटर फ्रेम आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर लगाई हुई है, ये फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर लगाई है, ये फील्ड वाइंडिंग देखिए यहाँ पर लगाई हुई है, ये डॉट है, ये क्रॉस है, ठीक है, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेटर वाइंडिंग लगाई हुई है। तो ये सेलिएंट पोल है, ये देखिए आप, ये नॉन सेलिएंट रोटर है, ये सिलिंड्रिकल रोटर है, क्योंकि स्लिप नहीं होती, नहीं कोई भी नहीं ऐसा कुछ, क्या स्लिप नहीं होती का क्या मतलब है। देखिए ध्यान से, अब हम लोग अपने क्वेश्चन का जवाब लेंगे, हम लोग अब अपने क्वेश्चन का जवाब लेते हुए चलेंगे कि आर्मेचर वाइंडिंग स्टेशनरी क्यों है, मतलब हमने ऐसा क्यों किया कि आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे रखा और रोटर पर हमने घूमने के लिए छोड़ दिया अपनी फील्ड वाइंडिंग को, जो फील्ड वाइंडिंग है वो रोटर पे हमने घूमने को छोड़ दिया, ईएमएफ ज्यादा बने। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए याद रखिए, हम लोग ऐसा बेटा इसीलिए करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग देखो ध्यान से, ये मेरा सिंक्रोनस, मान लीजिए ये मेरी सिंक्रोनस मशीन में जनरेटर, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये मेरी जनरेटर, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, जनरेटर है तो ये जो रोटर होगा, ये जो रोटर होगा, ये जो रोटर होगा इसका प्राइम मूवर यहां पर आएगा, ये इस तरीके से प्राइम मूवर घूमेगा, इस तरीके से प्राइम मूवर यहां पर घूमेगा, ठीक है, प्राइम मूवर घूमेगा, प्राइम मूवर घूमेगा तो मेरा रोटर भी घूमेगा, प्राइम मूवर घूमेगा तो मेरा रोटर भी घूमेगा। अच्छा रोटर पर क्या है बेटा, फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है, फील्ड वाइंडिंग ये रही, देखिए बेटा फील्ड वाइंडिंग, ये रही फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, और इस फील्ड वाइंडिंग की वजह से यहां पर हमारे आर्मेचर कंडक्टरों में ईएमएफ पैदा होगा, जब ये फील्ड वाइंडिंग लिंक करेगी तो फैराडे लॉ की वजह से यहां पर ईएमएफ पैदा होगा। अब है क्या चीज कि अगर इस आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा होगा, आपको पता है ये आर्मेचर वाइंडिंग थ्री फेज नेचर की होगी, या तो स्टार में मैं कनेक्ट करूंगा या डेल्टा में मैं कनेक्ट करूंगा इस आर्मेचर वाइंडिंग को। ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होगी थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग है, और इस आर्मेचर वाइंडिंग में पैदा होगा हाई वोल्टेज, इस आर्मेचर वाइंडिंग में पैदा होगा हाई वोल्टेज, ठीक है, हैवी ईएमएफ, बहुत ज्यादा अधिक ईएमएफ पैदा होगा। अब जब यहां पर ईएमएफ अधिक पैदा होगा तो देखो ये जो वाइंडिंग है थ्री फेज वाइंडिंग है, थ्री फेज वाइंडिंग को हम जितना स्थिर रखें उतना बेहतर है, क्योंकि इनका वजन होगा, हैवी वाइंडिंग होगी, हैवी क्यों होंगी, क्योंकि थ्री फेज वाइंडिंग है, ये हैवी वाइंडिंग होगी, इसको आप घुमाओगे और हाई वोल्टेज इसमें पैदा होगा, तो उसमें होगा क्या, हाई वोल्टेज होगा तो हाई करंट भी रहेगा, हाई करंट रहेगा तो आई स्क्वायर आर लॉस भी क्या रहेंगे, हाई रहेंगे। तो इसका मतलब यहां पर जो हीट है वो भी बेटा मेरी कहीं ना कहीं ज्यादा पैदा होगी। तो कुल मिला के ये जो स्टेटर है ये बहुत हीट पैदा करेगा। अब कोई भी अगर मान लीजिए इतनी हैवी वाइंडिंग रोटर पे लगती और रोटर पे ये हीट पैदा करता, तब आप सोचो क्या होता। रोटर पर एक तो हैवी वाइंडिंग लगती तो हमें मेंटेनेंस बढ़ जाता, मैं ये नहीं कह रहा कि हम कर ही नहीं पाते उसको मैनेज, पर मेंटेनेंस बढ़ जाता बेवजह का, मेंटेनेंस बढ़ता, साथ में इस वाइंडिंग में करंट भी बहुत हैवी फ्लो करेगी, करंट हैवी फ्लो करेगी तो होगा ये कि रोटर गर्म बहुत जल्दी होगा, एक तो घूम रहा है ऊपर से गर्म भी हो रहा है, तो हमें जो ठंडा करने के लिए वहां पर इंतजाम करने पड़ेंगे वो हमें और भी ज्यादा करने पड़ेंगे अभी के कंपैरिजन में। ठंडा करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन का, याद रखिएगा, नाइट्रोजन का ठंडा, नाइट्रोजन का इफेक्ट थोड़ा सा ठंडा इफेक्ट होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है, तो नाइट्रोजन का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कूलिंग के लिए अभी भी। पर सोचो जब ये घूम रही होती तब भी अगर हम लोग करते तो फिर हमें कितनी दिक्कत होती, समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो। तो अगर घूमते समय में इतनी हैवी वाइंडिंग होती और करंट इतना हैवी यहां पर फ्लो कर रहा होता तो हमें और ज्यादा कूलिंग के लिए
यहां पर काम करना पड़ता। तो दो रीजन बेटा क्या हो गए। सबसे पहला रीजन तो याद रखिए, एक तो हैवी वाइंडिंग है। तो हैवी वाइंडिंग को जाहिर सी बात है आप स्टेशनरी रखना ज्यादा पसंद करोगे, रादर देन कि आप उसको क्या करोगे, हैवी वाइंडिंग को घुमाओ। अब फेराडे का लॉ तो दोनों जगह पे लगेगा ना भाई। फेराडे का लॉ ये थोड़ी कह देगा भाई, फेराडे का लॉ तो सीधा कहता है कि आप चाहे फ्लक्स को घुमाओ चाहे कंडक्टर को, ईएमएफ कंडक्टर में ही पैदा होना है। तो जब कंडक्टर में अल्टीमेटली ईएमएफ पैदा होना ही है, तो एक काम कर लेते हैं, हम फ्लक्स को घुमा देते हैं। और देखो कंडक्टर यहां पर रखे हुए हैं हमारे, भाई कंडक्टर हमारे यहाँ पे रखे हुए हैं। आर्मेचर वाइंडिंग क्या है, कंडक्टर है, इन्हीं में तो ईएमएफ पैदा होगा। तो हैवी वाइंडिंग जो है, एक तो हमारा ये रीजन है। और हम लोग क्या करते हैं, अपने रोटर को घुमाते हैं, हम अपने रोटर को घुमाते हैं, और रोटर को घुमा के हम अपने रोटर को क्या करते हैं, घुमाते हैं। ये रोटर को घुमाया, रोटर को घुमाया तो इससे जो फ्लक्स बना, इससे जो फ्लक्स बना, तो यहां पर बेटा क्या पैदा होता है, ईएमएफ पैदा होता है। जो यहां पर ईएमएफ पैदा होगा, फिर यहां पर बेटा आपको क्या मिल जाएगा, वोल्टेज मिल जाएगा, और यहां पे आपको करंट मिल जाएगा। सिंपल है, आप ले लीजिए अपना वोल्टेज और करंट। और ये स्थिर है, देखिए यहां पर ये स्थिर है, तो वोल्टेज और करंट लेने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लोड को तुरंत कनेक्ट कर देंगे आप अपने स्टेटर पे। वरना फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट यूज करने पड़ेंगे, है कि नहीं। वरना फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट्स यूज करने पड़ेंगे। कि भाई अगर मान लो आपका ईएमएफ, जैसे हम लोग डीसी मोटर में क्या करते थे, ईएमएफ हमारा रोटर पे बनता था। डीसी मशीन में क्या करते थे, ईएमएफ हमारा रोटर पे बनता था। फिर बाहर निकालने के लिए हमें कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो यहां ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां पे ईएमएफ पैदा हो रहा है वो भी स्टेशनरी है, लोड भी स्टेशनरी है, दोनों को कनेक्ट करो मस्ती से, बढ़िया, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट सुनिए, मैं बताता हूं आपकी विवाह। दूसरा पॉइंट सुनिए, एक तो हैवी वाइंडिंग थी, और दूसरा पॉइंट क्या था बेटा, कूलिंग गेट इजी। कूलिंग हमारी इजी हो जाती है कब, जब आर्मेचर वाइंडिंग स्थिर होती है। भाई आप एक बात बताओ, रखी हुई चीज को ठंडा जल्दी कर सकते हो या फिर घूमती हुई चीज को ठंडा जल्दी कर सकते हो, आप मुझे बताओ। जो लगातार एक तो घूम रही है, तो उसमें और हीट पैदा होगी घूमने की वजह से। तो क्या होगा, कूलिंग गेट इजी व्हेन आर्मेचर वाइंडिंग इज स्टेशनरी। जब आर्मेचर वाइंडिंग स्टेशनरी होती है, तो मेरी कूलिंग क्या हो जाती है, और भी इजी हो जाती है, कूलिंग मेरी और भी इजी हो जाती है। अब मुझे बताइए, यहां तक अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके, तो मुझे बताइए, ईमानदारी से बताना, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन बेटा, ये चैप्टर अगर आप इसका डाउट दिल में रख के बैठ गए और आपने नहीं पूछा, तो फिर आप बहुत फंसोगे बेटा, यह बात दिमाग में रखना। तो सबसे पहली चीज हमें हमें बस यहां पे ये बात दिमाग में रखनी है, इसका कंस्ट्रक्शन उल्टा होता है, ठीक है। ये बात अगर हम अच्छे से दिल में समझ गए ना कि यार इसका कंस्ट्रक्शन बस उल्टा है, इसीलिए लोग कहते हैं कि टफ है ये, अदरवाइज और कोई बात नहीं, बस इसको हैंडल करना है तुम्हें, और कोई इशू नहीं है। सब लोग प्लीज बताइए फटाफट से कि अभी मैं लास्ट में एनिमेशन भी दिखाऊंगा आप लोगों को, अभी मैं लास्ट में एनिमेशन भी दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करती है। प्लीज बताइए। नहीं देखिए, अगर आप मोटर लेंगे, देखिए मैंने आपको किसका केस बनाया, जनरेटर का। अगर आप मोटर लेंगे तो स्टेटर में क्या देंगे आप, सप्लाई देंगे। भाई जाहिर सी बात है यही चीज मोटर पे लागू होगी। अगर आप मोटर के केस में बात करेंगे, अगर आप मोटर के केस में बात करेंगे, सिंक्रोनस मोटर के केस में बात करेंगे, तो सिंक्रोनस मोटर में क्या होगा, आप 3 फेज सप्लाई यहां पर देंगे, मतलब तब आप क्या देंगे, हैवी वोल्टेज देंगे। अच्छा उधर क्या होता है, जनरेटर में आप हैवी वोल्टेज ले रहे हो, हैवी वोल्टेज आप ले रहे हो, और इसमें क्या होगा, आप हैवी वोल्टेज देंगे, सिंपल है कहानी। तो यहां पर आप जब हाई वोल्टेज देंगे ना, जब यहां पर आप हाई वोल्टेज देंगे, तो याद रखिएगा, जब आप यहां हाई वोल्टेज देंगे, तो ये वाइंडिंग मेरी हीट तो होंगी ही ना, ऐसा थोड़ी कि वाइंडिंग हीट नहीं होगी। भाई वाइंडिंग मेरी हीट होगी, हाई करंट यहाँ पर फ्लो करेगा, हाई करंट फ्लो करेगा, और हाई करंट फ्लो करेगा तो हीट भी मेरी कैसी होगी, ज्यादा पैदा होगी। तो चाहे मोटर हो या जनरेटर, मोटर में हम देते हैं हाई वोल्टेज और जनरेटर में प्राप्त करेंगे हाई वोल्टेज। दैट्स इट। और इस तरीके से मेरी क्या हो गई बेटा, डीसी हो गई। यहाँ पर डीसी हम लोग देते हैं रोटर में, ठीक है। ये खैर मोटर का केस है। अभी मैंने आपको जनरेटर का केस बताया, तो क्या है यहाँ पर, जनरेटर के केस में क्या है, सेम जनरेटर का केस है, आप यहाँ पर हाई वोल्टेज लेंगे। चलिए ये बताइए एक बार फटाफट से,
यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम या सब कुछ ऊपर से ही गया है, ये बता दो फटाफट। हमारे पास यहां पर एक जो बात यहां से निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि आप बेटा यहां पर आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेशनरी रखेंगे और फील्ड वाइंडिंग को रोटेटिंग। इतना पॉइंट क्लियर है तो जल्दी से हाँ या ना करिए। देखिए अभी रोटर को लेके बहुत ज्यादा चिंतित वैसे मत रहिए आप, मैं आपको बताऊं, ठीक है। अगर आप रोटर को लेके अभी बहुत ज्यादा चिंतित रहेंगे तो अननेसेसरी बहुत ज्यादा सवाल इकट्ठे होंगे, है ना। मैं तो यही कहूंगा कि आप रोटर को लेके इतना ज्यादा चिंतित मत रहिए, ठीक है। जैसे ये रोटर है, अगर मैं जनरेटर के लिए बात करूं मान लीजिए, तो जनरेटर में जब हम यहां पर रोटर लेते हैं, जनरेटर में क्या होता है कि सेम चीज है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग है, सेम चीज है जनरेटर में भी। जनरेटर में भी हम लोग यहाँ पर डीसी देंगे। अच्छा, जनरेटर में क्या होता है, बस अंतर क्या पड़ जाता है कि इसको हम जो घुमाते हैं ये प्राइम मूवर के थ्रू घुमाते हैं, हम इसे प्राइम मूवर के थ्रू घुमाते हैं। और जनरेटर में हमें यहाँ पर आउटपुट में 3 फेज सप्लाई मिलती है, यहां पर हमें आउटपुट में 3 फेज सप्लाई मिलती है जनरेटर में, तो कोई अंतर नहीं है। देखा जाए तो यहां पर हम 3 फेज सप्लाई दे रहे थे, यहां पर 3 फेज सप्लाई लेंगे घुमाने के लिए, यहाँ पे प्राइम मूवर लगा हुआ है, सिंपल कहानी। रोटर को सप्लाई चाहिए ही चाहिए, इसीलिए याद रखिए इसे डबली एक्साइटेड मशीन भी कहा जाता है। पहले मुझे ये बताइए कि एक सवाल जो मैंने पूछा था वो क्लियर है या नहीं, तभी हम आगे की बात करेंगे, क्योंकि आगे आगे चलते चले और वही चीज क्लियर ना हो तो फिर दिक्कत होगी। हाँ भाई, बाकी के लोग क्या दिक्कत है भाई, बाकी के लोगों को क्या दिक्कत है? लेट आए थे, लेट आए थे मुझे लग रहा है बाकी के लोग। देखिए इसे हम लोग रोटर पर एक्साइटेशन देते हैं, ये देखिए रोटर पर हम लोगों ने डीसी दिया, क्यों देते क्यों नहीं देते वो सब धीरे धीरे क्लियर होगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं, वो बच्चे जो लोग बहुत आगे 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 की सोचेंगे कि नहीं अब यार उसमें क्या होता है उसमें क्या होता है, रुक जाओ, थम जाओ, ठहर जाओ, कहीं नहीं जा रहे, एक एक चीज क्लियर करते हुए चलोगे साथ में, सब कुछ क्लियर होगा। यहां पर डीसी क्यों देते हैं क्यों नहीं देते सारी बात करेंगे। आप पर अभी प्रेजेंट को छोड़ के आगे की सोचोगे नहीं कर पाओगे। यहां पर हमने डीसी दी और यहां पर हमने क्या किया बेटा, एसी दी, 3 फेज एसी हम लोगों ने दी यहां पे। अब आप देखो इधर डीसी दे रहे हैं इधर एसी दे रहे हैं, हो गई ना डबली एक्साइटेड मशीन, डबली एक्साइटेड मशीन, द्वि उत्तेजित मशीन। इसको हम लोग द्वि उत्तेजित मशीन इसीलिए कहते हैं। अगर द्वि कैसे लिखते हैं, मतलब द्वि कैसे लिखेंगे, चलो यार हिंदी थोड़ा सा देख लेना, मैनेज कर लेना, द्वि उत्तेजित मशीन इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है। गलत नहीं लिखता हूं तो ज्यादा सही है, ठीक है। द्वि उत्तेजित मशीन इसका हम लोग कहते हैं। अब द्वि उत्तेजित मशीन, आप इधर आ जाओ जनरेटर में, यहां भी हमने डीसी दिया और एसी प्राप्त किया, दो बार दो जगह से उत्तेजित रही, तो द्वि उत्तेजित मशीन इसलिए हम लोग यहाँ पर कहते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे क्लियर किया कि आर्मेचर वाइंडिंग को किस तरीके से हम लोगों ने स्टेशनरी क्यों रखा, ठीक है, क्योंकि हमारा हैवी वोल्टेज से डील करना है इसीलिए हम लोगों ने स्टेशनरी रखा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर अपनी थ्योरी पे, हमें क्या लिखना है पेपर के लिए, है ना। देखिए इसको हम लोग याद रखिएगा बेटा, ये यहां पर इसको हम लोग क्या याद रखिएगा, ये इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पायलट एक्साइटर, जिसके माध्यम से, सब लोग ध्यान से समझना है ये बड़ा टेक्निकल है, जिसके माध्यम से हम लोग डीसी यहां पर सप्लाई करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पायलट एक्साइटर। जिसके माध्यम से मतलब हो सकता है आप डीसी यहां पर सप्लाई कर रहे हो, वो आप डीसी मशीन से कर रहे हो, अमूमन शंट मशीन इसमें यूज होती है,
अच्छा, शंट मशीन क्यों यूज होती है? क्योंकि शंट मशीन का क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज होता है, तो इसीलिए हम लोग यहां पर कांस्टेंट वोल्टेज मिलता रहे, डीसी मशीन यूज कर सकते हैं। तो जिसके माध्यम से हम लोग डीसी यहां पर प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो मशीन हो, बैटरी भी हो सकती है, बैटरी भी हो सकती है, उस माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, पायलट एक्साइटर। जैसे आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पायलट एक्साइटर के तौर पर क्या यूज किया जाता है, कौन सी मशीन यूज की जाती है, डीसी मशीन यूज की जाती है। तो पायलट एक्साइटर इज द डिवाइस बेसिकली विच इज प्रोवाइडिंग डीसी टू द रोटर। रोटर को जो भी डीसी प्रदान कर रही है वो पायलट एक्साइटर कहलाई जाती है, चाहे वो इधर हो, चाहे वो बेटा जनरेटर में हो, चाहे वो मोटर में हो, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है सबको इतना पॉइंट? चलिए, अमूमन यहां पर ये बात दिमाग में डालिएगा कि पायलट एक्साइटर के तौर पे ये जो उसका वोल्टेज होता है वीडीसी, मतलब पायलट एक्साइटर का जो वीडीसी वोल्टेज होता है, जो डीसी वोल्टेज होता है, वो 125 वोल्ट हम लोग अमूमन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये पूछा गया है कईयों बार कि कितनी रेटिंग का पायलट एक्साइटर हम अमूमन यूज करते हैं। देखो, रेंज दी हो तो रेंज दिमाग में रखो 125 से 180, और अगर आपको बेटा एग्जैक्ट पूछा हो तो 125 वोल्ट अमूमन पेपर में पूछा गया है। और काफी हद तक क्या यूज करते हैं, डीसी शंट जनरेटर हम लोग यूज करते हैं, और कांस्टेंट वोल्टेज का, क्यों? क्योंकि इसकी कांस्टेंट वोल्टेज होती है। डीसी शंट जनरेटर अगर आपको याद हो तो इसकी कांस्टेंट वोल्टेज होती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें, अमूमन क्या होता है, अमूमन देखिए यहां पर 11 केवी से लेकर 33 केवी तक पैदा होता है जनरेटर में। अगर आप देखें तो 11 केवी से 33 केवी तक, जैसे ये जनरेटर है, तो यहां अमूमन कितना पैदा होता है, या तो 11 केवी या 33 केवी। जो हमारे जनरेटर लगे हुए हैं, जो जनरेटर हमारी सप्लाई के लगे हुए हैं, जिसके हमारे घर में सप्लाई आती है, जिससे हम लोग उससे क्या पैदा करते हैं, या तो 11 केवी या 33 केवी पैदा करते हैं। अच्छा, उसमें भी हम लोग प्रेफर करते हैं कि 11 केवी पैदा करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि जनरेटर लगाएं वो 11 केवी पैदा करने वाला लगाएं, ताकि उसे स्टेप अप करके हम 33 बना दें, 66 बना दें, 132 बना दें। हम थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं कि हम 33 केवी पैदा करें, क्योंकि 33 केवी का जो जनरेटर होगा उसका साइज और भी बहुत बड़ा होगा। जितना बड़ा साइज उतना बड़ा मेंटेनेंस, जितना बड़ा साइज आपका उतना ज्यादा कॉस्ट। हम क्या सोचते हैं कि यार एक काम कर लेते हैं, जनरेटर 11 केवी का ले लेते हैं, स्टेप अप करने में ट्रांसफार्मर लगा देंगे हम लोग। तो प्रेफरेंस हमारी 11 केवी के पैदावार की रहती है, और प्रेफरेंस ये रहती है कि हम ज्यादा हैवी वोल्टेज, देखो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा ना यहाँ पर, देखो अब आप मान लो 11 केवी पैदा हो रहा है, तो स्टेटर में 11 केवी होगा, मतलब हीटिंग उतनी ज्यादा होगी। अगर 33 केवी होगा तो सोचो 11 केवी से भी ज्यादा हीटिंग होगी। अब 11 केवी से भी ज्यादा हीटिंग, 11 के 33 केवी पे 33 केवी जैसी हीटिंग होगी, तो आपको और ज्यादा कूलिंग एजेंट्स यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, और ज्यादा ठंडा रखने की माहौल बनाना पड़ेगा। अवॉइड करते हैं हम लोग, अवॉइड करते हैं कि यहाँ पे कैसे भी करके हो यार, हम लोग कम वोल्टेज पैदा कर लें, फिर बाद में ट्रांसफार्मर लगा देंगे, अपना स्टेप अप होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और स्टेप अप होता रहेगा। तो ये पॉइंट बेटा आपको सबसे पहले तो ये पॉइंट आपने लिखना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब एक एक पॉइंट यहां पर लिख लेते हैं, एक एक पॉइंट। हमारा यहां पर क्वेश्चन था, सवाल था, व्हाई आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड स्टेशनरी। हमारी आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेशनरी क्यों रखते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेशनरी क्यों रखते हैं, बताइए। यहां पर आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेशनरी क्यों रखते हैं, ये हमारा सवाल। तो आर्मेचर वाइंडिंग will produces high voltage due to which high insulation is used। जाहिर सी बात है, आर्मेचर वाइंडिंग पैदा करेगी हाई वोल्टेज, जिसकी वजह से हाई इंसुलेशन यूज होगी। भाई हाई वोल्टेज पैदा करेगी वाइंडिंग, तो उसकी इंसुलेशन जो ऊपर परत चढ़ी होगी इंसुलेशन की, वो भी हाई होगी। देयरफॉर वाइंडिंग विल बिकम टू बल्कि, जिसकी वजह से वाइंडिंग बहुत क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। भाई जाहिर सी बात है, वो वाइंडिंग पर इंसुलेशन भी हो रहा है, और इंसुलेशन किसके हिसाब से होगा, जितने केवी का वो वोल्टेज पैदा करेगी, तो वाइंडिंग मेरी हो जाएगी टू बल्कि, भारी हो जाएगी। सो इट इज यूज्ड बेस्ट टू कीप इट स्टैटिक। तो उससे बेहतर ही रहेगा कि हम क्या रखें, स्थिर रखें, स्थिर रखें, टू अवॉइड मैकेनिकल लॉसेस एंड मैकेनिकल वियर एंड टीयर। ताकि जो हमारे घूर्णन लॉसेस हैं, मैकेनिकल लॉसेस हैं, और मैकेनिकल टूटा फूटी है,
उसे कम से कम रखा जाए। भाई एक बात बता, भारी चीज को जितना हम स्थिर रखेंगे, हमारे जो मैकेनिकल टूटा फाटी है कम होगी, और हमारे जो मैकेनिकल लॉसेज हैं वो भी कम होंगे। वरना फिर मैकेनिकल लॉसेज भी बहुत ज्यादा होंगे, घर्षण बहुत ज्यादा लगेगा। होगा कि नहीं होगा ये चीजें? ठीक है। पावर प्लांट में कौन सा लगा होता है? सिंक्रोनस अल्टरनेटर लगा होता है। हाँ, पावर प्लांट में सिंक्रोनस अल्टरनेटर लगा रहता है। पर मैं एक ही चीज बेटा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, आगे आगे मत जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है सबसे। मैं बता रहा हूं सिंक्रोनस मशीनें जितना जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतने में दिक्कत है तो पूछो, आगे आगे जाओगे बहुत दिक्कत फंसेगी। अभी कौन सा पावर प्लांट में कौन सा कैसे सब समझाऊंगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट बेटा देखिए यहां पर, स्टैटिक आर्मेचर वाइंडिंग विल, स्टैटिक आर्मेचर वाइंडिंग का क्या मतलब हुआ बेटा? मतलब स्थिर आर्मेचर वाइंडिंग, स्थिर आर्मेचर वाइंडिंग। यहां पे फोकस बना के रखिए सब लोग, स्थिर आर्मेचर वाइंडिंग। तो जो हमारी स्थिर आर्मेचर वाइंडिंग है विल इजिली गेट कूल्ड, वो हमेशा इजिली क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। भाई स्थिर आर्मेचर वाइंडिंग आसानी से ठंडी होंगी। विल इजिली गेट कूल्ड इन कंपैरिजन टू रोटेटिंग आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर कि आर्मेचर वाइंडिंग जो मेरी स्थिर है, ध्यान से समझना, आर्मेचर वाइंडिंग जो मेरी स्थिर है, आर्मेचर वाइंडिंग जो मेरी स्थिर है वो जल्दी ठंडी होगी इन कंपैरिजन टू अगर वो घूम रही होती तो। ये दोनों पॉइंट क्लियर है कि नहीं? ईमानदारी से पढ़ के बेटा अच्छे से बता दो, क्योंकि अगर ये दोनों पॉइंट क्लियर नहीं होंगे तो फिर मैं आगे नहीं चलूंगा। प्लीज सभी लोग बेटा अच्छे से शुरू से ऊपर तक पढ़ के एक बार देख के बताइए। जल्दी से बताइए पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट पढ़ के बताइए। अच्छा मैं शायद नाइट्रोजन बोल गया था ना पहले? नाइट्रोजन नहीं बेटा, हाइड्रोजन ही है ना? हाइड्रोजन गैस हमारी कूलिंग के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन था। मतलब मैं पहले शायद नाइट्रोजन बोल गया था, तो हाइड्रोजन गैस यूज होती है। ठीक है। कूलिंग के लिए हम लोग हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं। इनफैक्ट बड़े बड़े सबस्टेशन में, बड़े बड़े सबस्टेशन में, जो बड़े बड़े सबस्टेशन कहूंगा सॉरी, पावर प्लांट में, क्योंकि भाई सबस्टेशन तो क्या है? सबस्टेशन क्या जनरेटर यूज करता है क्या? नहीं, ऑब्वियसली सबस्टेशन में बस केवल बिजली को हम एक लेवल से दूसरे लेवल पर करके भेजते हैं। ठीक है। पावर प्लांट में जनरेटर यूज होता है। तो बेसिकली यहां पर जो पावर प्लांट है वो बेटा क्या होता है? हाइड्रोजन गैस यूज होती है ठंडा करने के लिए। ये दोनों पॉइंट क्लियर है? आगे चलें क्या? सभी बच्चों को ये दोनों पॉइंट क्लियर है? इनफैक्ट बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांटों में भी हाइड्रोजन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में भी हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं ठंडा करने के लिए। चलो, हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड बिकॉज, हाइड्रोजन गैस क्यों यूज्ड होती है? पहला, इट ऑफर्स रिड्यूस्ड फायर रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनिए, जो हाइड्रोजन है ये ना अग्निशामक बहुत अच्छी है। मतलब इस ये क्या करती है कि अग्निशामक बहुत अच्छी है कि गर्म होने पे वहां पर इंसुलेशन पिघल जाए। ठीक है। या गर्म गर्म होने पे मान लो आग वाग ना लग जाए वाइंडिंग पे, बहुत बढ़िया अग्निशामक है। हाइड्रोजन ठंडी बहुत होती है। अगर आपने शायद हाइड्रोजन में, ऐसा नहीं है, आपने हाइड्रोजन कहीं ना कहीं आपने देखी होगी, बहुत बढ़िया काम करती है। अब ठंडी बहुत होती है हाइड्रोजन। ठीक है। क्या है? एक बहुत बढ़िया अग्निशामक है। तो इट ऑफर रिड्यूस्ड फायर रिस्क। तो ये क्या करती है? हमारी फायर का जो रिस्क है, आग लगने का जो रिस्क है, उसको क्या कर देती है? ये कम कर देती है। ठीक है। कम कर देती है। आग लगने का जो रिस्क है वो हमारी ये कम कर देती है। दूसरा पॉइंट, इट इज लाइट इन वेट।
हाइड्रोजन बहुत लाइट होती है वेट में, तो ऐसा नहीं है कि इसके वहां पे मौजूद होने से और वजन बढ़ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। इट इज ऑफ हाई थर्मल कंडक्टिविटी। इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब कि आग को अपने अंदर समाने की, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है गर्मी को या कह लीजिए तपिश को, तपिश को, तपिश को, ठीक है, अगर मेरी भैया हिंदी गलत लिखी हो स्पेलिंग तो थोड़ा माफ करना, तपिश को समाने की, अपने अंदर समाने की, ठीक है ना, अपने अंदर, अपने अंदर समाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। अब आप खुद सोचो, जो गर्मी को अच्छे से सोख जाए वही तो अच्छा मटेरियल होगा, वही तो अच्छा मटेरियल होगा। जो वहां पर जो हाई थर्मल कंडक्टिविटी है इसकी हाइड्रोजन की, तभी हम इसे यूज करते हैं। क्लियर है सबको इतना पॉइंट? सबको इतना पॉइंट बेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताइए फटाफट से प्लीज। क्योंकि इसके बाद हमें बेटा रोटर के पास जाना है, हमें रोटर में देखना है। अभी हम लोग याद रखिए सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे हैं, ना खाली जनरेटर पढ़ रहे हैं ना खाली मोटर पढ़ रहे हैं, दोनों का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी गुंजाइश मत रखना, और जो कंफ्यूजन हो वो थोड़ी तुरंत ही पूछ लेना। ठीक है, बताइए भाई प्लीज प्लीज फटाफट से बताइए, इतना पॉइंट यहां पर क्लियर है सबको कि नहीं? प्रॉपर एकदम नोट्स में सब कुछ बेटा आपको यहां पर प्रोवाइडेड है, सब कुछ यहां पर बेटा नोट्स में प्रोवाइडेड है। अब तो हिंदी नोट्स भी अपलोड अपलोड होना शुरू हो गए हैं। चलें आगे, क्लियर है आप सभी लोगों को बेटा ये चीजें? तो सिंक्रोनस मशीन चल रहा है, ना ही जनरेटर चल रहा है ना ही मोटर, ये दोनों की कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। दोनों ही जगह पे आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेशनरी स्टेशनरी रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है। प्लीज जल्दी से बता दो फटाफट से बेटा, जल्दी गति है, मतलब जल्दी इन द सेंस अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो पूछिए, थोड़ा सा फास्ट करेंगे ना। यहां तक जो समझाया है उसमें कोई कमी है या उसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। बेटा आगे मूव करें क्या? आगे मूव करें? कोई दिक्कत है तो बताइए बेटा, सभी बच्चे बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत है तो बताइए। हम्म।
चलिए अब हम लोग यहाँ पर बहुत नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये तो हमारा बेटा सिंक्रोनस मशीन को लेके हम लोग यहाँ पर चीजों को समझ लेंगे। ये हमारी सिंक्रोनस मशीन है, ये हमारी सिंक्रोनस मशीन है, ठीक है, ये हमारी सिंक्रोनस मशीन है, ठीक है। अब ये जनरेटर है, मोटर है, अभी हमें कोई मतलब नहीं है, अभी हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी बस हम कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग रखी है, अब देखो कितनी बड़ी होती है कि एक आदमी बकायदा पूरा का पूरा घुस गया है उसमें मशीन में और उसे सही कर रहा है। इतनी बड़ी मशीनें होती हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचो इसकी वाइंडिंगों को अगर मैं घुमाने का प्रावधान कर दूं तो कितनी मोटी वाइंडिंग घूमेगी और कितना मैकेनिकल लॉस करेगी और कितना ज्यादा गर्म होगी। आप ये सोचिए कितनी ज्यादा गर्म होगी, इतनी हैवी वाइंडिंग होती है ना। देखिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोटर पे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोटर पे, टाइप्स ऑफ रोटर। मैं फिर से यहां पर एक बात बेटा सबको कहना चाहूंगा कि यहां पे हम लोग सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे हैं, मतलब जनरेटर का भी कंस्ट्रक्शन यही है, मोटर का भी यही है। ये गलती मत करना कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हो जनरेटर है, नहीं, ये दोनों चीजें। आप देखिए मैंने यहां पर आपको दोनों चीजें बताई आपको, ठीक है। मैंने दोनों में बोला कि आर्मेचर वाइंडिंग या स्टेशनरी है, इसमें भी मैंने बोला आर्मेचर वाइंडिंग स्टेशनरी है, मैंने इसमें भी बोला फील्ड वाइंडिंग घूमेगी, मैंने इसमें भी बोला फील्ड वाइंडिंग घूमेगी। ज्यादा कुछ नहीं कराया मैंने, बस अभी आपको एक टॉपिक खत्म कराया, वो ये कि भाई आर्मेचर वाइंडिंग को क्यों स्थिर रखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हैवी अभी तक नहीं कराया। अब मैं ये कह रहा हूं चाहे सिंक्रोनस जनरेटर हो चाहे सिंक्रोनस मोटर हो, टाइप्स ऑफ रोटर क्या है, मेरे टाइप्स ऑफ रोटर क्या है, रोटर के टाइप्स क्या हैं जो मेरे सिंक्रोनस मशीन में यूज होते हैं। अब आप सोचोगे कि सर क्या ये वाले रोटर सर सिंक्रोनस मशीन में यूज होते हैं, क्या अभी तक जो पिछले कर रहे थे उनमें नहीं होते। याद रखिए ये बेटा रोटेटिंग मशीन, ऑल रोटेटिंग मशीन, ठीक। तो आपकी जो डाउट है वो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ क्लियर हो गया होगा कि ये जो रोटर के टाइप्स है अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये सिंक्रोनस मशीन में तो है ही, बट हमने जितनी मशीन पढ़ी हैं उसमें भी ये टाइप वहां पर मौजूद रहेंगे। रोटर के टाइप्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के आधार पर, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ शेप, शेप के आधार पर बेटा बड़े क्वेश्चन आते हैं इससे, यहां पर बहुत सारे बहुत क्वेश्चन आते हैं यहां पर इससे, ठीक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके यहां पर, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है। आइए यहां पे हम लोग शेप के आधार पे देख रहे हैं। सबसे पहला बेटा सेलिएंट टाइप, ठीक है। अब इसकी बेटा कोई हिंदी नहीं है, अब यही हिंदी है यही इंग्लिश है, सेलिएंट, ठीक है। सेलिएंट टाइप रोटर बोलते हैं या तो इसे हम लोग, या क्या बोलते हैं इसे हम लोग प्रोट्रूडिंग टाइप या फिर प्रोजेक्शन टाइप, प्रोट्रूडिंग या प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन पोल, ठीक है, या सेलिएंट पोल या नॉन सिलेंड्रिकल पोल, नॉन सिलेंड्रिकल पोल या प्रोट्रूडिंग पोल, प्रोट्रूडिंग पोल, ठीक है, ये हम बोलते हैं, याद रखिएगा। अब जो दूसरा रोटर है सेलिएंट वाले को सेलिएंट बोल रहे हैं तो दूसरे वाले को नॉन सेलिएंट बोल दिया, लो साहब इसको नॉन सेलिएंट बोल दिया, इसको हमने नॉन सेलिएंट बोल दिया। अगर सेलिएंट वाला सेलिएंट है, सेलिएंट का क्या मतलब होता है, उभार होना, उभार, सेलिएंट का बेसिकली मतलब होता है बेटा उभार। अब ये उभार क्यों मैं बोल रहा हूं वो मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो नॉन सेलिएंट, अगर मैं बात करूं नॉन सेलिएंट की, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा जो रोटर होगा नॉन सेलिएंट। अब ये नॉन सिलेंड्रिकल है तो वो सिलेंड्रिकल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल हो जाएगा बेटा, सिलेंड्रिकल हो जाएगा, याद रखिएगा, वो क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल हो जाएगा, ठीक है। ये हम इसे बोलते हैं। अब देखिए सेलिएंट पोल रोटर कैसे होते हैं, सेलिएंट पोल रोटर कैसे होते हैं,
अच्छे से हम लोग समझेंगे सेलियंट पोल रोटर को, और अच्छे से हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसे बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ करेंगे, समझेंगे कि सेलियंट पोल रोटर होता कैसा है। अब देखिए इस पोल्स में उभार है कि नहीं, ये उभरे हुए पोल्स हैं कि नहीं, और जाहिर सी बात है हमारा स्टेटर जो होगा बेटा वो कहाँ पे होगा, हमारा जो स्टेटर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, हमारा जो स्टेटर होगा वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा सेलिएंट पोल रोटर है, ऐसे इसमें उभरे हुए क्या होते हैं बेटा, पोल्स होते हैं, ऐसे उभरे हुए इसमें पोल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, अपनी वाइंडिंग्स लगाते हैं, या खांचे बना के वाइंडिंग्स लगाते हैं, ठीक है, या खांचे लगा के हम लोग अपनी वाइंडिंग्स लगाते हैं, ठीक है, या खांचे लगा के हम लोग अपनी वाइंडिंग्स लगाते हैं। ये मेरे, इसे बोलते हैं उभरा हुआ पोल ना, सेलिएंट पोल, सेलिएंट पोल, उभार है ना इन पोल के अंदर, ये सेलिएंट पोल है। अब इसको हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, और डीसी मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग पायलट एक्साइटर यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग पायलट एक्साइटर यूज करते हैं। अब देखो इसमें, देखिए सिलेंड्रिकल पोल, इसमें अगर मैं बात करूं तो मैं अभी आपको डाउट के लिए टाइम दूंगा, बिल्कुल दूंगा। मैं अगर सिलेंड्रिकल पोल यहां पर देखूं तो देखिए, सिलेंड्रिकल पोल की मैं यहां पर बात करूं तो ये बेटा आपको भी घर पे बनाने हैं इस तरीके से, ठीक है, मेहनत करनी तो पड़ेगी यार, क्या करें, आपको भी बेटा इस तरीके से बनाना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। सिलेंड्रिकल पोल में बेटा इस तरीके से खांचे बने होते हैं, इस तरीके से खांचे बने होते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल पोल में बेटा इस तरीके से खांचे बने होते हैं।
और ये मेरा रोटर हो गया, तो ये मेरा इसके ऊपर स्टेटर हो गया। ठीक है, ये मेरा स्टेटर हो गया। अब यहां पर डेफिनेटली क्या रहेगा, यहाँ पे कंडक्टर, यहाँ चालक रहेंगे। ठीक है, रोटर के चालक रहेंगे, यहाँ रोटर के चालक रहेंगे। अब वो डिपेंड करेगा, जाहिर सी बात है, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने मान लीजिए स्लॉट्स माने, ये क्या थे हमारे यहाँ पर खांचे, तो क्या थे बेटा यहाँ पे हमारे स्लॉट्स, उसमें हमारा क्या आ गया बेटा, कंडक्टर, हमारा क्या गया, कंडक्टर। अब वो आपके ऊपर है, वो कनेक्शन के ऊपर है कि कहां पे हम लोग क्रॉस लेंगे, कहां हम लोग डॉट लेंगे, कहां हम लोग क्रॉस लेंगे, कहां हम लोग डॉट लेंगे। ठीक है, वो हम लोगों को आगे जाके धीरे धीरे पता चलता रहेगा। इसे कहते हैं बेटा सेलिएंट पोल, इसे कहते हैं सिलेंड्रिकल। सेलिएंट पोल मतलब उभार वाले पोल हैं, और सिलेंड्रिकल मतलब हमारा सिलेंड्रिकल रोटर है और उसमें खांचे बनाए हुए हैं। ये दोनों पॉइंट क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। अब अगर कोई सवाल है तो पूछिए करके। देखिए, अगर आप इसका वैसा डायग्राम देखना चाहते हैं, बिल्कुल फैंसी डायग्राम देखना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल बना हुआ, तो वो आप यहां पर देख सकते हैं। ये यहां पर देखिए डॉट है, यहां क्रॉस है। ठीक है, ये यहां पर वाइंडिंग है, यहाँ डॉट है, यहाँ क्रॉस है। मतलब अगर आप एक्चुअलिटी में देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्रॉस है, ये डॉट है, ये डॉट है। ठीक, तो जाहिर सी बात है, एक जगह हमने बनाई हुई है जिसमें करंट आ रहा होगा, एक जगह बनाएंगे हम लोग, एक साइड होगी हमारी जिसमें करंट जा रहा होगा। ठीक है, जिसमें हमारा करंट जा रहा होगा। चलिए, हाँ आरब बताइए, पूछिए पूछिए आरब, बोलिए आरब, पूछिए। वॉइस नहीं आ रही आपकी। बोलिए, अभी आपकी वॉइस आ रही है। बोलिए आरब। और यहां पे हम लोग इस पे बेटा वाइंडिंग करेंगे, इस तरीके से वाइंडिंग। तो हम डेफिनेटली बात है, इसे हम लोग डीसी पे कनेक्ट करेंगे, है कि नहीं। ये वाइंडिंग कुछ इस तरीके से कर रहे होंगे, और नो डाउट ये बेटा किससे कनेक्ट हो रही होगी, डीसी से कनेक्ट हो। ये यहाँ पर मेरी वाइंडिंग आ गई, और ये मैं इसे ले आता हूँ बेटा। ये मेरी प्लस हो गई, ये मेरी माइनस हो गई, हमने VDC दे दिया। क्लियर है, समझ में आ गया ये चीज। इस तरीके से हम लोग, अब नो डाउट एक हमारा नॉर्थ बनेगा, एक हमारा साउथ बनेगा, एक हमारा नॉर्थ बनेगा, एक हमारा साउथ बनेगा। ठीक, सेम ऐसी बेटा जो यहाँ पर टेक्निकली हम लोग फॉलो करते हैं, मैंने आपको डीसी मशीन में भी एक बार बताया था कि एक साइड से करंट आ रहा होगा, ठीक है, और दूसरी साइड से करंट क्या हो रहा होगा बेटा, जा रहा होगा। तो एक साइड हमारा डॉट 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 हो गई, एक साइड हमारा बेटा क्या हो गई, क्रॉस क्रॉस, एक साइड हमारी क्रॉस हो गई, एक साइड हमारी डॉट डॉट हो गई, एक साइड हमारी क्रॉस क्रॉस हो गई, ये क्रॉस हो गई, और एक साइड हमारी डॉट हो गई। ठीक है, तो एक साइड हमारी क्रॉस क्रॉस हो गई, ये देखिए ये तो डॉट हो गई। अगर मैं इसे और दूसरे कलर से बना लूं, तो देखो एक साइड हमारी क्रॉस हो गई, ये क्रॉस हो गई एक साइड हमारी, दूसरी डाइट हमारी डॉट डॉट। ठीक है, डॉट का मतलब करंट निकलना। बोलिए आरफ, गलती से हो गया, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताइए। स्टेटर रोटर स्लॉट्स की डिजाइन क्लियर है, यहां पे उभार करके
देखो सेलिएंट का मतलब होता है उभार वाले पोल्स, उभरा हुआ उसमें स्ट्रक्चर हो। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन करता हुआ, किसी की तरफ उठाता हुआ, बाहर निकलता हुआ। नॉन सिलेंड्रिकल मतलब वो सिलेंड्रिकल नहीं है, नॉन सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंड्रिकल नहीं है, ये सिलेंड्रिकल है। क्लियर है इतना पॉइंट। और प्रोड्यूडिंग, प्रोट्यूडिंग का भी मतलब यही होता है कि बाहर निकले हुए पोल, हिस्सा बाहर निकला हुआ है, उभरा हुआ है। यहां इतना पॉइंट क्लियर है या नहीं सभी बच्चे, पहले ये बता। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं बताएंगे कि इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं, क्योंकि यहां से मुझे आगे एक बातें बतानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पावर प्लांट में कौन सा यूज होता है? अरे करवाऊंगा पावर प्लांट में, 15 मिनट रुक जाओ, मैं पावर प्लांट में भी यूज करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा यार। पावर प्लांट में कौन सा यूज होता है सब कुछ करवाऊंगा भाई, तुम्हें सब पता चल जाएगी, तो 10 मिनट रुक जाओ। मुझे बस इतना बता दो यहां तक क्लियर है कि नहीं है, बस वो इतना बता दो। नहीं, पावर प्लांट में कौन सा यूज होता है उसके लिए 15 मिनट तुम्हें रुकना पड़ेगा बस। और आप बेटा नोट्स बना के भेजेंगे अच्छे से इसका, मैंने इतना टाइम लगाया है, आप लोग भी बेटा प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के भेजेंगे। इतना क्लियर है तो बताइए बाकी के बच्चे देखते हैं। चलिए देखिए ध्यान से यहां पर, ये जो है याद रखिएगा बेटा, ये दो टाइप के आपके रोटर और स्टेटर, ये रोटर होते हैं दो टाइप के। अब आपको मैं याद दिला दूं कि सिलेंड्रिकल जैसा ही तो होता है, जो हमारा थ्री फेज इंडक्शन में होता था वो सिलेंड्रिकल जैसे ही तो यूज होता था। आप देखिए सिलेंड्रिकल कैसा हुआ, ये आपको सामने से ऐसा दिख रहा है, ये देखो ये खांचे दिख गए, यहां पर आपने स्लॉट रख दिए, ये खांचे दिख गए, ये स्लॉट रख दिए। और ये एक्चुअल में पूरा तो पीछे से तो ऐसे ही होता है ना बोतल जैसा, ये सिलेंड्रिकल जैसा ही तो होता है। चालक ऐसे ऐसे ही तो डले हुए होते हैं इसमें, ये चालक ऐसे ही ऐसे तो डले हुए होंगे, ये खांचे हो गए इसके, यहाँ पे ये खांचे हो, ये चालक ऐसे ऐसे डले होंगे। तो ये ऐसा ही तो यूज होता था थ्री फेज इंडक्शन में। तो कौन सा यूज होता था? सिलेंड्रिकल टाइप। थ्री फेज इंडक्शन में अगर बात करूं तो सिलेंड्रिकल टाइप ही, इनफैक्ट मोस्टली जगह पे सिलेंड्रिकल टाइप ही यूज होता है। पर अब बात करेंगे पावर प्लांट में कि साहब कौन सा यूज होता है कौन सा नहीं, वो हम लोग जरूर देखेंगे डेफिनेटली। यहां पे इतना पॉइंट अगर सबको क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये बात मैं श्योर हूं। चलो तो आगे हम लोग यहां पर चलते हैं और मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। ये आपका, ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेंड्रिकल टैंक। देखिए ध्यान से,
ये सेलिएंट टाइप है। मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि बेटा ऐसे वाइंडिंग डली होगी इस पे, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो कंडक्टर होंगे, ठीक है। आपको अगर याद हो डीसी मशीन में आपने पढ़ा था, ठीक है, एक जगह से करंट आ रहा होगा, एक जगह से करंट जा रहा होगा। तो यहाँ पे मान लो जिस हिस्से में क्रॉस क्रॉस है, ये मैंने यहाँ पर बता दूं, ये जैसे क्रॉस है यहाँ पर पूरा, एक हिस्से में पूरे में क्रॉस होगा, तो दूसरे हिस्से में बेटा क्या होगा, डॉट होगा, डॉट होगा, ये इस तरीके से रहेगा। तो एक हिस्से में क्रॉस क्रॉस, एक हिस्से में डॉट, मतलब एक जगह से करंट जा रहा है और एक जगह से बाहर निकल रहा है, इसका यही मतलब हुआ। ऐसे करंट आ रहा है, जैसे ये अगर आप मान लीजिए इस तरीके से रोटर है, ये इस तरीके से आपका रोटर है, तो यहां से करंट अंदर जा रहा होगा तो क्रॉस लगा दिए, और यहां से करंट पीछे से होके बाहर आ रहा होगा तो हमने यहाँ पे डॉट लगा दिए। सिंपल कहानी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आपको यहां पर क्यू एक्सिस और डी एक्सिस समझनी पड़ेगी बड़े ही अच्छे से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इन दोनों को भी फिर से नेक्स्ट पन्ने पे कॉपी कर लेता हूं, वरना मुझे आगे बहुत दिक्कत होगी। अब जैसे ये देखिए, यहां पर जो मेरा पोल के अलोंग एक्सिस है, जो मेरी पोल के अलोंग एक्सिस, जैसे ये नॉर्थ है, जैसे ये नॉर्थ है, ठीक है, ये जैसे नॉर्थ है, ये नॉर्थ बनेगा। यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि यहाँ पे नॉर्थ कैसे बनेगा। ये इस तरीके से आप पूरी वाइंडिंग लगा के आ रहे होगे, फिर आपने डीसी दिया होगा, ठीक है, आप ये पूरी वाइंडिंग लगा के आ रहे होगे, आपने यहाँ पर डीसी दिया होगा, यहाँ नॉर्थ बन रहा होगा। हम लोग जो पोल बनाते हैं वो अल्टरनेट बनाते हैं, यहाँ एन एस, एन और ये एस, ठीक है। तो ये जो हमारे पोल बन रहे होंगे, ध्यान से बड़े सुनना, जो मेरी पोल को डिवाइड कर रही होगी एक्सिस, पोल के अलोंग मेरे रोटर को डिवाइड कर रही होगी, जो एक्सिस मेरी पोल के अलोंग रोटर को डिवाइड कर रही होगी, इसको बेटा मैं बोलता हूं डायरेक्ट एक्सिस, डी एक्सिस। दिमाग में डालिएगा, डायरेक्ट एक्सिस, डी एक्सिस। ये हालांकि मैंने डिस्कस पहले भी कर चुका हूं, बट मैं दोबारा से डिस्कस कर दे रहा हूं कि डायरेक्ट एक्सिस, डी एक्सिस रोटर को दो हिस्से में बांटती है, पर कैसे, पोल के अलोंग। देखिए पोल के अलोंग, पर एक एक्सिस होती है जो मेरी पोल के अलोंग नहीं होती, पोल के बिटवीन होती है, इसे हम लोग बोलते हैं क्यू एक्सिस, या फिर बेटा क्वाड्रेचर एक्सिस। क्वाड्रेचर एक्सिस, ये टेक्निकलिटी है, ये दिमाग में होनी चाहिए। सेम ऐसी बेटा इस रोटर पे रहेगी, इसमें भी कहीं एन 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 पोल मान लीजिए हमारे बने, यहां पे मान लीजिए हमारे यहाँ पे एन पोल बना, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा एन पोल बना, तो ये जो एक्सिस है जो बांटेगी दो एन पोलों को, ये होगी डी एक्सिस, ठीक है, और क्यू एक्सिस मेरी क्या होगी, जो मेरी दो पोल के बिटवीन होगी, वो एक्सिस क्या होगी मेरी, क्यू एक्सिस। बहुत सिंपल सी बात, ठीक। डी एक्सिस को ज्योमेट्रिकल एक्सिस, देखो यार ज्योमेट्रिकल जो जीएनए एक्सिस होती थी, तो वो तो फिर बेटा दो भागों में तो ये भी डिवाइड कर रही है क्यू एक्सिस, क्या क्यू एक्सिस डिवाइड नहीं करेगी अगर पोल के बीच से जाएगी तो, भाई डिवाइड तो ये भी करेगी। तो ऐसे तो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस तो ये भी हो गई। देखो ज्योमेट्रिकल एक्सिस ज्योमेट्रिक तरीके से जो मशीन को दो भागों में बांट दे, ज्योमेट्रिक तरीके से, तो दो भागों में तो ये भी बांट रही है, ये भी बांट रही है। लाइन अल्टरनेटिंग, पोल चेंज होते रहते हैं तो ये तो, अच्छा ये बेटा पोल, बहुत ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी बेटा, ये जो पोल है ये डीसी के बनाए पोल है, यहां पर हम डीसी दे रहे थे ना रोटर में, तो ये फिक्स्ड पोल होंगे, याद रखना। बहुत अच्छी चीज यहां पर बेटा आपने पूछ ली कि ये जो पोल होंगे ये बेटा फिक्स्ड पोल होंगे, ये डीसी के बनाए पोल है, ये चेंज नहीं होंगे। स्टेटर पर एसी है, याद रखना बेटा, स्टेटर पर एसी है, रोटर पर डीसी है। तो रोटर, हाँ दोनों केस में बताओ, हमने यहां पर भी डीसी दी, मैंने यहां पर भी डीसी दी, मैंने दोनों जगह पर डीसी की बात करी। रोटर पोल्स आर स्थिर, स्टेशनरी, मतलब एक बार जो नॉर्थ बना तो वो नॉर्थ ही रहेगा पूरी उसमें प्रोसेस में। याद रखना, रोटर पोल्स आर स्टेशनरी, रोटर के जो पोल है वो स्टेशनरी होंगे, वो कहीं नहीं बदल रहे।
तो इसे ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस से जरूर कंफ्यूज मत करिए, क्योंकि देखो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस होती है वो लाइन जो दो भागों में बांटे डिवाइस को, पर यहां पर तो भागों में तो दो ये भी बांट रही है, क्यू एक्सिस भी डी एक्सिस भी, पर इनकी टेक्निकलिटी पे जाएंगे तो डी एक्सिस वो होती है एक्सिस जो पोल के अलोंग, पोल के अंदर से होते हुए दो भागों में बांटे, और क्यू एक्सिस होगी जो पोल के बीच से होके दो भागों में बांटे। ठीक है, पोल के बीच से होके दो भागों में बांटे। तो ये तो रोटर के, ये तो हमारी क्या हो गई बेटा, एक्सिस हो गई। अभी इन सब की बातों का मैं बताऊंगा आपको मैं क्यों कर रहा हूं ये सब बात। अब ध्यान से देखेंगे, सेलिएंट पोल रोटर, यहां पे मान लीजिए एन बना, यहां एस बना बेटा, यहां एन बना, यहां एस बना। ठीक है, अब ये है मेरा सेलिएंट पोल रोटर, सेलिएंट पोल रोटर है। एक बात बताइए, जब यहां पर मैं वाइंडिंग बांधूंगा, आपसे मैं पूछ रहा हूं बेटा, यहां पे मैं वाइंडिंग बांधूंगा, ये मैंने वाइंडिंग यहां पर बांधी थी, मैंने आपको दिखाया था ना, अभी देखो मैंने बेटा आपको यहां पर दिखाया था ना वाइंडिंग बांध के। तो यहां पे जब मैंने वाइंडिंग बांधी थी, मैं दोबारा से दिखा देता हूं, ये कुछ इस तरीके से मैंने वाइंडिंग बांधी थी, मैंने कुछ इस तरीके से वाइंडिंग बांधी थी। यहाँ पर हमने वीडीसी की थी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, कोई एक नॉर्थ बना होगा, एक साउथ बना होगा, कोई नॉर्थ बना होगा, एक साउथ बना होगा। अब यहां पर जब हमने नॉर्थ साउथ हमने यहां पर बनाया, तो एक चीज हमें यहां पर देखने को मिली यार, एक बात बताओ, मेरे यहां पर वाइंडिंग हो रही है, ठीक है, तो जब ये घूमेगा, जब ये रोटर घूमेगा, तो वजन बाहर की तरफ कहां पे ज्यादा आएगा, एक यहां पर हमारी इस पे वाइंडिंग हो रही है, समझना, एक हमारी इस पर वाइंडिंग हो रही है, ये मेरा सिलेंड्रिकल पोल है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कंस्ट्रक्शन में जवाब दीजिएगा, यहां पे मेरे खांचे बन रहे हैं, ये मेरे खांचे बन रहे हैं, ये मेरे खांचे बन रहे हैं, ठीक है, और ये कंडक्टर पीछे की तरफ जा रहे हैं, यहां पर मैं चालकों को रख रहा हूं, कंडक्टरों को रख रहा हूं, और ये घूमेगी, तो ये कंडक्टर ज्यादा बाहर की तरफ जाएंगे, या इस स्ट्रक्चर में कंडक्टर मेरे ज्यादा बाहर की तरफ निकलेंगे? प्लीज सब लोग अपना अपना जवाब दे दो। मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं यहां पर कंडक्टर डालूंगा, मैंने यहां पर अभी सेलिएंट में कंडक्टर डाले, तो जब ये घूमेगी तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा, कि मतलब वाइंडिंग बाहर की तरफ निकलने को भाग रही है, कि यार निकलने को भाग रही है, यहां ज्यादा होगा या यहां ज्यादा होगा? मतलब वाइंडिंग की जो मैकेनिकल इंबैलेंस है, जो मैकेनिकल जो खतरा रहेगा कि वाइंडिंग कहीं बाहर ना निकल जाए, कहीं बाहर ना निकल जाए, वो यहां ज्यादा होगी या यहां ज्यादा होगी? प्लीज प्लीज सब लोग जवाब देंगे, कहां पर ज्यादा होगी? स्लॉट्स बेटा इसके सेमी क्लोज सेमी ओपन कोई भी रख सकते हैं। अब मैंने आपको वो बताया था कि स्लॉट्स कौन से होंगे। आप बेटा सेमी, हम लोग मोस्टली वैसे तो देखो हम लोग सेमी क्लोज रखना पसंद करते हैं कि वो मॉडरेट वाला चक्कर फंसे। ठीक है, 1 नंबर पे ज्यादा खतरा होगा, आरब बोल रहे हैं, जेम्स बोल रहे हैं, इसमें ज्यादा खतरा होगा, मतलब बाहर की तरफ से नहीं निकल, मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहा होगा वाइंडिंगों को, यहां ज्यादा लगेगा या यहां ज्यादा लगेगा? एक सिंपल बताइए आप, स्ट्रक्चर सोच के बताना बेटा। वेरी गुड। देखिए बेटा यहां पर खांचे बना के हमारा ये हर जगह से इक्वल है, तो ये यहाँ पे कंडक्टर जो है वो ज्यादा बाहर नहीं निकलने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ये उभरा हुआ है, बाहर निकले हुए हैं, तो यहाँ पर ये बाहर ज्यादा निकलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जिन्होंने वन आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है बेटा, कोई इसमें बहुत बड़ा, मैंने यहाँ पर कोई मशीन का सवाल नहीं पूछा, मैंने एक जिंदगी का नॉर्मल सवाल पूछा है कि अगर आप यहाँ पर कोई चीज लगाओगे, यहाँ पे वाइंडिंग लगाओगे, तो वो बाहर निकल के ज्यादा आना चाहेंगी। नहीं बेटा, वो एक अलग बात है कि वो रोक रहा है नहीं रोक रहा, पर फोर्स किस पे ज्यादा लगेगा वो बताइए। 100 बात की एक बात है, आप सवाल को समझिए, मैंने ये नहीं कहा कि कौन रोकता है, मैंने कहा कि ज्यादा खतरा कहां रहेगा कि वाइंडिंग बाहर निकल के आए, ज्यादा खतरा इसी में रहेगा कि वाइंडिंग बाहर निकल के आए। इसका मतलब इसको बेटा आप, जाहिर सी बात है, क्या फास्ट स्पीड पे चलाना पसंद करोगे? नहीं, स्लो स्पीड पे चलाना पसंद करोगे। समझ में आया बेटा? तो कहानी यहीं से शुरू होती है, टेक्निकलिटी पे जाइए। ठीक है, अब मैं इसको याद रखने की एक ट्रिक बता दूंगा, वो एक अलग बात है। सा से सेलिएंट, सा से स्लो, सा से सेलिएंट,
सा से स्लो, सा से सेलिएंट, सा से स्लो, ठीक है। तो सा से सेलिएंट, सा से स्लो। अब ध्यान से समझना, अगर ये स्लो है स्पीड में, पेपर में पूछता है कि कितनी स्पीड में स्लो है, वो भी मैं सारी चीजें लिखवाऊंगा, सा से सेलिएंट, सा से स्लो। फिर दूसरी चीज, अगर कोई चीज स्लो होती है, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, जैसे रोड रोलर है, रोड रोलर स्लो है, तो उसका डायामीटर कैसा होता है, व्यास कैसा होता है, ज्यादा, ज्यादा होता है, अधिक होता है, ठीक है। और उसकी, तो ध्यान से समझना, ये स्लो है तो आप इसका डाया क्या करेंगे, मोर। सोचिएगा कि यार स्लो घूम रहा है, कोई चीज स्लो कब घूमती है, जब उसका व्यास बहुत ज्यादा होता है। और कोई चीज फास्ट कब घूमती है, जब उसका व्यास छोटा होता है। आप फरारी के टायर ले लो, छोटे छोटे टायर होते हैं, व्यास कितना होता है, कम होता है, ठीक है। डायामीटर मोर, जिसका डायामीटर मोर है उसकी एक्सियल लेंथ कम होगी, एक्सियल लेंथ लेस होगी। देखिए एक्सियल लेंथ क्या होती है, अक्षीय लंबाई। मैं अभी यहां पर आपको बताऊंगा अक्षीय लंबाई, अक्षीय लंबाई क्या होती है, देखिए ध्यान से यहां पर, ये देखिए, ये है अक्षीय लंबाई, ये है किसी भी रोटर की अक्षीय लंबाई। देखिए सेलिएंट पोल रोटर का यहां पर बनाया हुआ है, देखो अगर ये इसका डायामीटर है तो ये इसकी पीछे की अक्षीय लंबाई है, अक्षीय लंबाई, पीछे की लंबाई। तो जिसका डायमीटर ज्यादा होगा उसकी एक्सियल लेंथ बेटा कम होगी, ये दिमाग में डालना है, ठीक है। क्लियर है इतना। ये देखो यहां पर नॉर्थ साउथ पोल बने हुए हैं, ठीक है। ये मेरा सेलिएंट पोल रोटर है, ये मेरा सेलिएंट पोल रोटर है। चलो, तो यहां पर जिसकी लंबाई, देखिए, तो जो स्लो घूम रहा है, जो स्लो घूम रहा है उसका डायमीटर ज्यादा है, एक्सियल लंबाई कम है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर हम लोग बात करें सेम, इस यहां पर इसके विपरीत हो जाएगा। ये क्या है, सा से सेलिएंट तो स्लो था, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फास्ट। जो फास्ट है, अच्छा फास्ट जो घूम रहा है उसका डायमीटर छोटा होगा, उसका डाया लेस होगा, ठीक है। और एक्सियल लंबाई ज्यादा होगी, एक्सियल लंबाई हमेशा बेटा उसके डाया के विपरीत होती है, एक्सियल लेंथ मोर होगी, ठीक है। तो ये सेलिएंट पोल, ये फास्ट है, ये स्लो है। अब आप खुद सोचो, यहीं से चीजों को लेके बेटा हम लोग आगे जाएंगे। पहले मुझे ये बता दो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो सब चीज हम लोग समझ लेंगे कि कौन सा सर ज्यादा है, कौन सा सर कम है। बताइए, क्लियर है इतना पॉइंट सबको, सबको बच्चे इतना क्लियर है, क्योंकि थोड़ा सा और टेक्निकल हमें हम लोग जाएंगे, और टेक्निकल में हम लोग जाएंगे, ठीक है। क्लियर है इतना पॉइंट सबको, आई थोड़ा और टेक्निकली हम लोग बेस्ट चीजें सीखते हैं इसमें, कि और क्या होगा इसमें, और क्या होगा बेस्ट इसमें। चलिए बताइए, क्लियर है, सबको क्लियर है यहां पे। देखिए ध्यान से, ये मेरा रोटर है, रोटर क्या है बेटा, फील्ड वाइंडिंग। इसका मतलब यह है कि स्टेटर पर मेरा क्या होगा बेटा, स्टेटर पर मेरा क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग। स्टेटर पर क्या होगा मेरा, आर्मेचर वाइंडिंग। स्टेटर पर क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग। मान लीजिए कि मेरा फील्ड, आप इसे घुमा रहे हैं, आप इस रोटर को घुमा रहे हैं, तो देखो इससे फ्लक्स मेरा किसको जुड़ेगा, स्टेटर को। अब देखना बड़े ध्यान से, वाह बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखिए, एक बात बताइए, यहां पर एयर गैप कैसा है, स्टेटर से एयर गैप कैसा है। यहां पर तो एयर गैप बहुत कम है, यहां एयर गैप ज्यादा है, यहां एयर गैप कम हो गया, यहां एयर गैप कम हो गया, यहां एयर गैप ज्यादा है, ठीक है। तो एयर गैप जो मेरा सेलिएंट पोल रोटर में होता है, एयर गैप इज नॉन यूनिफॉर्म, एयर गैप मेरा नॉन यूनिफॉर्म है, बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं है। और यहां पर क्या है, एयर गैप इज यूनिफॉर्म। यहां पे हर जगह पर एयर गैप क्या है, यूनिफॉर्म। देखो जब भी फ्लक्स लगेगा स्टेटर को, तो बेटा हर जगह से इक्वल फ्लक्स लगेगा। देखो पता है बात क्या है, कि बात क्या है कि हमारे एयर गैप से प्रॉब्लम पता है क्या होती है, बड़े सिंपल सोचना है। एक बात बताओ, स्टेटर पर हमारी वाइंडिंग लगी हुई है, वहीं तो ईएमएफ पैदा हो रहा है। अब आप एक चीज बताओ, यहां पर मेरी लेंथ ज्यादा है ना,
आप मुझे बताइए, यहाँ लेंथ ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है तो आप मुझे बताओ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। जहां पर लेंथ ज्यादा होगी वहां रिलक्टेंस ज्यादा होगा। अब बेटा जहां पर रिलक्टेंस ज्यादा होगा, मुझे आप ये बताइए, जहां रिलक्टेंस ज्यादा होगा वहां मेरा फ्लक्स कम होगा। इसका मतलब इतने एरिया में फ्लक्स मेरा कम होगा। अब इस यहां से समझना, इतने इतने एरिया में मेरे स्टेटर को फ्लक्स कम लगने वाला है, जबकि इतने एरिया में मेरे को फ्लक्स ज्यादा लगेगा। अच्छा खासा फ्लक्स, ज्यादा तो क्या, जो लगना चाहिए वो लगेगा, पर इतने एरिया में मेरे को फ्लक्स कैसा लगेगा, कम लगेगा। स्टेटर पर मैं बात करूं, मतलब अगर स्टेटर पर यहां पर कोई कंडक्टर रखा हुआ है, उस कंडक्टर को जब इतना एरिया आता है, जब ये वाला पोर्शन आता है, तो यार उसको क्या लगता है कि फ्लक्स कम हो गया। पर इतना एरिया आता है जब कंडक्टर का, तो उसे क्या लगता है कि यार यहाँ तो फ्लक्स मुझे पूरा पूरा मिल रहा है। मान लो यहाँ पर मुझे 5 वेबर फ्लक्स मिल रहा होगा, तो यहाँ मुझे 4 ही वेबर मिलेगा, फ्लक्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि होगा क्या, एयर गैप बढ़ने के कारण यहाँ पे फ्लक्स लीक कर रहा होगा कहीं ना कहीं, वो इधर उधर ज्यादा जाना पसंद करेगा। तो क्या होगा, जो मेरे स्टेटर पर ईएमएफ बनेगा, देखो ईएमएफ किससे बनता है, फ्लक्स कटने से। अब यहां पर फ्लक्स 5 वेबर का कट रहा है, यहाँ 4 वेबर का कट रहा है। इसका मतलब जो यहां पर स्टेटर पर मेरा ईएमएफ पैदा होगा। अच्छा, आप कहोगे सर ईएमएफ पैदा तो केवल जनरेटर में होता है। हाँ भाई, ईएमएफ पैदा केवल जनरेटर में होता है, ठीक है। तो कैसी ईएमएफ की वेव फॉर्म पैदा होगी, अच्छी नहीं होगी। जो ईएमएफ की वेव फॉर्म होगी, ईएमएफ इज नॉट यूनिफॉर्म, ईएमएफ इज नॉट यूनिफॉर्म। जो मेरा यहां पर ईएमएफ पैदा होगा, ठीक है, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। तो जो ईएमएफ मेरा यहां पे प्रोड्यूस होगा वो यूनिफॉर्म बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, साइन वेव में नहीं होगा, नहीं साइन वेव में देखो होगा, पर उतना प्योर नहीं होगा जितना यहां पर होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हर जगह फ्लक्स सेम लग रहा है भाई, हर जगह 5-5 वेबर फ्लक्स कट रहा है। तो यहां जो अगर मेरा ईएमएफ पैदा हुआ, मान लीजिए यहां पर मेरा जो ईएमएफ पैदा हुआ, ठीक है, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इज यूनिफॉर्म। तो यहां पर जो ईएमएफ पैदा होगा, तो वो ईएमएफ जो है वो मेरा यूनिफॉर्म पैदा होगा। क्लियर है इतना पॉइंट। ये रोटर फास्ट था, ये रोटर स्लो था, ये फास्ट है। तो बेसिकली जो स्टीम से चलने वाले होते हैं, ठीक है, इसकी स्पीड फास्ट है ना, ये 1500 आरपीएम से 3000 आरपीएम तक यूज होता है। इसका मतलब इसको हम इस रोटर को ऐसी जगह पर इस्तेमाल करेंगे जिस जगह पर हमारा फास्ट तरीके से रोटर चलता हो, मतलब कि स्टीम पावर प्लांट में। स्टीम पावर प्लांट में क्या होता है, हम तेजी से स्टीम मारते हैं तो हमारा रोटर बहुत तेजी से घूमता है। उसी रोटर को जो हमारा स्टीम पावर प्लांट पे चलता है, सिलेंड्रिकल रोटर कहेंगे या फिर टर्बो अल्टरनेटर कहेंगे। टर्बो अल्टरनेटर, टर्बो का मतलब क्योंकि हाई स्पीड से चलने वाला, टर्बो अल्टरनेटर। तो आपसे पूछता है कि टर्बो अल्टरनेटर में कौन सा रोटर इस्तेमाल हुआ, सिलेंड्रिकल वाला, ठीक है, सिलेंड्रिकल वाला टर्बो अल्टरनेटर में। और सेलिएंट पोल में मेरा कौन सा रोटर इस्तेमाल होगा, स्लो, जहां पे स्लो स्पीड पे चलता है, ठीक है, 1500 आरपीएम तक इसकी स्पीड होती है। अब ये कहां यूज होगा, हाइड्रो पावर प्लांट में। हाइड्रो पावर प्लांट में कोई इतनी भी तेज पानी ऊपर से गिराना एक आसान बात नहीं होती। आपको लग रहा होगा कि पानी गिराते ही एकदम रोटर बहुत तेज, ठीक है, रोटर तेजी से घूमेगा, 1500 आरपीएम भी एक मिनट में 1500 चक्कर कोई छोटे नहीं होते हैं, परंतु हाइड्रो की स्पीड इसकी तुलना में बेटा कम होती है। दिमाग में ये चीज, ठीक है, सबको क्लियर है ये पॉइंट, ये बात दिमाग में डाल लीजिए बेटा, हाइड्रो की स्पीड इसमें कम होती है। अब समझ में आ गया कि कौन सा पावर प्लांट में कौन सा यूज होता है। अभी किसी को कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी, अभी और भी चीज पूरी डिटेल लिखवाऊंगा बेटा अच्छे से। यहां पर क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी से बताएंगे प्लीज सभी बच्चे। सब चीज बताऊंगा, बताइए, बोलिए। दिखा तो दिया बेटा हाइड्रो पावर प्लांट। बेटा पवन चक्की में जो रोटर है, पहली चीज तो पवन चक्की में टरबाइन जो हमारे यूज होते हैं वो अलग होते हैं, वो ब्लेड्स वाले अलग होते हैं। हाँ बोलिए। अच्छा, जनरेटर के अंदर की मैं बात करूं तो कोई सा भी आप इस्तेमाल कर, हालांकि उसमें यही इस्तेमाल हम लोग करते हैं, सेलिएंट पोल वाले, सेलिएंट पोल वाले ही कम करते हैं। बताइए। नहीं, मैं अभी सारे एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, मैं वही बोल रहा हूं, आप रुक जाइए, मैं सारे एग्जाम्पल बताऊंगा,
ठीक है, तो जितने भी हाई स्पीड वाले होते हैं, डीजल, थर्मल, न्यूक्लियर, उन सब में वो चीज यूज होगी। इतना पॉइंट क्लियर है तो बताइए फटाफट से प्लीज। जो लोग लाइव भी हैं बेटा जल्दी बता दो ताकि हम लोग आगे चल सके। सोच लीजिए। तो जितना स्टेटर पर हमारा यूनिफॉर्मली फ्लक्स लिंक करेगा, हर जगह से समान करेगा, तो ईएमएफ पैदा भी हर जगह से सेम ही होगा। अच्छा, यूनिफॉर्म ईएमएफ पैदा होगा। और यहां पर कहीं पे ज्यादा फ्लक्स, कहीं पे कम फ्लक्स, तो ईएमएफ भी कैसा होगा, कहीं पे ज्यादा वोल्टेज का, कहीं पे कम वोल्टेज का। यही तो होगा। इसमें नॉन यूनिफॉर्म होगा ना बेटा। अभी सब तो बेटा लिखा कहाँ रहते हो, कहाँ पे लिखा तो है नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, बताइए। अच्छा, किस किस को लग रहा है कि एक बार पूरा रिवाइज करना पड़ेगा सब, तब क्लियर होगा। देखिए ध्यान से सुनिए। स्टेटर फ्लक्स यहां पर देखिए, ये मेरा बेटा सेलिएंट पोल है, ठीक है, और ये मेरा है बेटा सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये मेरा सिलेंड्रिकल है। ठीक है, तो सेलिएंट पोल में देखिए, स्टेटर फ्लक्स लिंकेज इज नॉन यूनिफॉर्म, सो ईएमएफ जनरेशन इज सो बेटर, इज नॉट सो बेटर। यहां पर स्टेटर फ्लक्स लिंकेज, स्टेटर पर फ्लक्स लिंकेज, स्टेटर पर फ्लक्स लिंकेज क्या है मेरी बेटा, इज नॉट यूनिफॉर्म। स्टेटर पर जो फ्लक्स का जुड़ाव है इज नॉट यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म नहीं है। सो ईएमएफ जनरेशन, तो जो ईएमएफ जनरेट होगा वो बेटा कैसा नहीं होगा, इज नॉट, नहीं होगा बेटर, वो नहीं होगा बेटर। क्या है रीजन, लेंथ ज्यादा तो रिलक्टेंस ज्यादा, है ना, और रिलक्टेंस ज्यादा तो आपको पता है क्या होगा बच्चे, मेरा रिलक्टेंस ज्यादा है, पाथ में चलने वाला, तो मेरा फ्लक्स भी बेटा क्या हो जाएगा उस जगह पे, कम हो जाएगा, क्योंकि लीक ज्यादा कर जाया करेगा, गैप ज्यादा मिल गया तो इधर उधर भाग जाया करेगा थोड़ा सा। ठीक है, स्टेटर फ्लक्स लिंकेज इज यूनिफॉर्म, स्टेटर पर जुड़ने वाला फ्लक्स यूनिफॉर्म है तो बेटर ईएमएफ जनरेशन होगा। ठीक है, एयर गैप इज यूनिफॉर्म। ठीक है, अब एयर गैप यूनिफॉर्म है तो बेटर वेव फॉर्म ऑफ ईएमएफ इज प्रोड्यूस, बहुत अच्छी एक ईएमएफ की वेव पैदा होगी, हर जगह से समान फ्लक्स लग रहा है तो ईएमएफ की वेव कैसी होगी, बेटर पैदा होगी, बेटर पैदा होगी। ठीक है, आइए यहां पर देखते हैं, ये बड़ी यहां पर देखिए एक बहुत अच्छी यहां पर बात है। ये तो हम लोगों ने कर ही लिया कि एयर गैप इसका कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, बेटर वेव फॉर्म ऑफ ईएमएफ इज नॉट प्रोड्यूस ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप। एक बेटर वेव फॉर्म जो ईएमएफ की है वो नहीं पैदा होगी, नॉट प्रोड्यूस्ड, इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप। तो अन क्या कहते हैं, जो एयर गैप है उसकी जो अनियमितता है उसके कारण जो वेव फॉर्म का ईएमएफ है, जो ईएमएफ का जो भी वेव फॉर्म होगा वो बेटा कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म नेचर का होगा, क्योंकि अनियमितता है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम गैप है, कहीं पे कम, जहां पे ज्यादा गैप है वहां पे फ्लक्स उड़ जाया करेगा, बीच में से फ्लक्स कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा समझने का है, लेस नंबर ऑफ पोल्स वाला और यहां पे मोर नंबर ऑफ पोल्स वाला। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, इसकी अगर स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, एक चीज बताइए, स्पीड क्या होता है मेरा, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। यार 120 एफ बाई पी वाला फॉर्मूला लगाइए। तो जिसकी स्पीड ज्यादा, जिसकी स्पीड कम है उसके पोल की संख्या बेटा क्या हो सकती है, ज्यादा होगी, और जिसकी स्पीड ज्यादा है उसकी पोल की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो आइए
हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि लेस नंबर ऑफ पोल कैन बी जनरेटेड। यहाँ पर जो हम पोल की संख्या बनेगी वो खुद ही कम बनेगी। तो यहाँ पर वही n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, जहां स्पीड ज्यादा वहां पोल की संख्या कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है कि लगभग 8 से 10 तक पोल बनते हैं, याद रखना, ठीक है। 8 से 10 तक ही पोल बनते हैं बेटा, ये एक रेंज है, ठीक है। नहीं, हाँ क्यों, क्या दिक्कत है? 400 पे अगर हम बढ़ा देंगे पोल तो स्पीड कम हो जाएगी, 600 पे 1000 हो जाएगी, उसके ऊपर फिर 750 हो जाएगी ना। हमको 3 स्पीड और 15 से स्पीड कैसे हो जाएगी? 2 पोल पे 3 स्पीड मिलती है, 4 पोल पे 1500, उससे ऊपर पोल बढ़ाएंगे 6 पे 1000 मिलती है। तो इसमें आप दे रहे हो 8 पे तो और कम हो जाएगी स्पीड। 8 पे स्पीड और कम हो जाएगी, 8 पोल पे? हाँ। नहीं, 4 पोल पे 1500 होती है स्पीड, 120 नहीं, 50 हर्ट्ज के लिए बोल रहे हो ना, 50 हर्ट्ज के लिए बोल रहे हो। 4 पोल पे 1500 हो जाती है। चल, बढ़िया सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अब एक बात यहाँ पर मुझे बताइए, मैं इसका जवाब देता हूँ। पहले इतना पॉइंट क्लियर है? इतना क्लियर है? इसकी हायर स्पीड होती है 1500 से 3000 आरपीएम, ठीक है। देखो यार, एक बार मैं ये पॉइंट खत्म कर देता हूं। फास्ट मूविंग रोटर है, ठीक है, तो यूज्ड इन टर्बो अल्टरनेटर। कहां पे यूज होता है? टर्बो अल्टरनेटर में, जहां पे स्टीम एज अ इनपुट यूज होती है। जहां पे स्टीम क्या होती है? एज अ इनपुट, जैसे कि स्टीम पावर प्लांट, सिंपल है, स्टीम पावर प्लांट, ठीक है। और यही हम लोग यहां पर बात करेंगे तो क्या होता है, हियर मोर नंबर ऑफ पोल कैन बी जनरेटेड। यहाँ पे ज्यादा पोल जनरेट किए जा सकते हैं, 4 से 60 पोल तक किए जा सकते हैं। ये बेटा संख्या दिमाग में रखनी है, 4 से 60 तक। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, फिर तो आप यहाँ पे कहोगे सर 60 पोल है तो सर 60 पे तो फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं पैदा होगी या ये चीजें। देखो, हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, मैं यहीं पे ये चीज आपको बता देता हूं। यहाँ जो है 4 से 60 पोल हमारे डेवलप हो सकते हैं, ये रेंज है, ठीक है। लोअर स्पीड कितनी है? 100 से 1500। बेटा ये बहुत पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं। स्लो स्पीड रोटर है ना, वाटर एज इनपुट लेता है, वाटर एज इनपुट लेता है, और यूज्ड इन हाइड्रो पावर प्लांट अब 5 मेगावाट। हाइड्रो पावर प्लांट में यूज होता है 5 मेगावाट से ऊपर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेटिंग है, पेपर में पूछता है कि कहां पे 5 मेगावाट से अगर हमारा ऊपर यूज करना है तो हमारा क्या यूज होगा? सेलिएंट पोल। क्या चीज? अब का मतलब है उससे ऊपर, उससे ऊपर, हाँ। वहां तक भी देखो, एक बात बताऊं, हम लोग ऐसा नहीं है जैसे रोटर, वैसे तो हम लोग यही यूज करना पसंद करते हैं, बट अमूमन इतने पे ऊपर पे ही ये यूज किया जाता है। मतलब हम लोग जब हाइड्रो पावर प्लांट बनाएंगे तो अमूमन 5 मेगावाट से नीचे का फिर बनाएंगे भी क्या? एक बात हो, इतने का तो हमारी उसमें कॉस्ट लग जाएगी, तो हम अमूमन नहीं बनाएंगे। फिर सब स्टेशन हम क्या पावर प्लांट, एक बात बताओ, हाइड्रो पावर प्लांट फिर नहीं बनाएंगे, फिर हम लोग बनाएंगे दूसरे तरीके का। अभी वो छोटे छोटे जो आते हैं ना हाइड्रो पावर, हमारे आते हैं रन ऑफ रिवर वगैरह आते हैं। अब वो रन ऑफ रिवर वगैरह मैं हाइड्रो उसमें पढ़ाऊंगा, जब पावर प्लांट आएगा ना तब पढ़ाऊंगा। तो 5 मेगावाट से नीचे पे पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट बनाएंगे, फिर हम हाइड्रो बनाएंगे ही नहीं। फिर वहां पे डीआरआर टरबाइन यूज होता है। खैर वो बात की बातें हैं, बट हाइड्रो पावर प्लांट बनता है तो 5 मेगावाट से थोड़ा सा ऊपर का ही बनता है, क्योंकि इतने का तो हम लागत लगा जाएंगे उस पर, और इससे नीचे पर फिर हम लोग ये वाला बनाएंगे ही नहीं, हाइड्रो पावर प्लांट बनाएंगे ही नहीं। हम लोग यूज कर लेते हैं रन ऑफ रिवर या पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट, ये सब यूज कर लेते हैं, ठीक है। रन ऑफ रिवर क्या होता है क्या नहीं होता वो मैं बताऊंगा, है ना। तो यहां पे अब मैं आपकी स्पीड की यहां पर बात कर लेता हूं कि आपने कहा सर स्पीड में 1500 से 3000 आरपीएम है, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, 1500 पे अब आपकी 50 हर्ट्ज पैदा होगी कि नहीं होगी? ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं है कि ये 8 से 10 यहां पर लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल फिक्स्ड है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। ये एक रेंज, अगर मान लो हमें 50 हर्ट्ज चाहिए और हमें 4 पोल बनते हुए समझ में आ रहे हैं तो हम 4 पोल बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है, हम लोग 4 पोल बनाएंगे, ठीक है। हमारे 3000 से कितने पोल बैठ गए बताना? 3000 से 2 पोल बैठ गए ना, ठीक है। और 1500 से कितने? 4 पोल बैठ गए, तो हम लोग फिर बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। देखो जो चीज हमारे प्रैक्टिकल में यूज होगी
वो हम बनाएंगे, ठीक है। बट इसमें ये बोला गया है कहीं ना कहीं कि आमूमन फिर हम 8 से 10 ले जा सकते हैं, आमूमन 8 से 10 ले जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो ऐसा नहीं है, इसे आप 4 भी कर सकते हो, इसे आप 4 से 10 भी कर सकते हो, ठीक है। बट आमूमन पेपरों में ये मैं बता दूं बेटा आपको, 8 से 10 पोल की रेंज अगर दी हुई है तो आप उसी को प्रेफर करिएगा, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं वो हम 8 से 10 रेंज पेपर के लिए आपको दी रहती है, बट हाँ मोटर में होगा कि अल्टरनेटर में, ये करें। देखिए ये रोटर दोनों के लिए है, आपको मैं बात बता दूं, ये रोटर नहीं, ये रेंज मोटर और जनरेटर दोनों के लिए है, आपकी ये कॉमन रेंज है, ये रेंज कॉमन है, ये वर्किंग भी जो मैं बता रहा हूं वो भी कॉमन है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको अलग पढ़नी है, इसके लिए अलग पढ़नी है, ये भी मैं आपको साफ बोल दूं, अलग अलग नहीं किसी के लिए पढ़नी, रेंज कॉमन है, रेंज कॉमन है। आपको मैं फिर से बोल रहा हूं 8 से 10 अगर पेपर में दे रहा है तो ठीक है, बट मेन चीज एक्चुअली हमें यहां पर ये बताना मेरे को नेसेसरी था कि मैक्सिमम रेंज 10 तक भी जाती है। और हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आपको 50 पैदा करना है तो 4 लेना पड़ेगा, फिर 4 आपको लेना पड़ेगा, अगर 50 हर्ट्ज आपको पैदा करनी है 4 आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको लेना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। अब ये देखिए वही बात की हुई है, रोटर डायामीटर कैसा होता है, स्मॉल, एक्सियल लेंथ लार्ज, ठीक है। रोटर डायामीटर स्मॉल, एक्सियल लेंथ लार्ज। यहां पर देखिए हमारी हाँ रोटर डायामीटर बेटा लार्ज है, ठीक है, और एक्सियल लेंथ कैसी है, स्मॉल, ठीक है। तो ये हमारी एक्सियल लेंथ है, ये रोटर डायामीटर हमारा क्या है बेटा, लगभग इज इक्वल टू 5। देखिए ये क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर रोटर डायमीटर इसका क्या है, 5 है, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली ये बोल रहा है, ये पता क्या बोल रहा है, रोटर का जो डायामीटर है, रोटर का जो डायामीटर है वो एक्सियल लेंथ का 5 गुना तक लिया जाता है। 5L, L क्या है, एक्सियल लेंथ। आप अब जैसे कुछ लोग कह रहे होंगे सर एक्सियल लेंथ क्या होती है, तो अभी मैंने यहां पर आपको बताई थी, हाँ इनका रेशियो होता है। ये मेरी मान लीजिए एक्सियल लेंथ L है, ठीक है, और मेरा डायामीटर D है, तो जो मेरा डायामीटर D है ये 5L तक रखा जाता है सेलिएंट बोल्ट, ठीक है। इसका डायामीटर अगर बेटा आपका लेंथ अगर 10 है, डायामीटर 50 रखना पड़ेगा आपको। समझ में आया ये भाई, ये तो बहुत पूछा जाता है सच में, ये वाला स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है आपसे, ये वाला स्टेटमेंट आपसे बहुत पूछा जाता है, ये वाला कि डायामीटर 5 गुना होना चाहिए एक्सियल लेंथ। एप्लीकेशन, डीजल पावर प्लांट, थर्मल, न्यूक्लियर, मैंने आपसे बोला था थर्मल न्यूक्लियर, न्यूक्लियर में भी क्या होता है, स्टीम ही तो निकलती है लास्ट में, न्यूक्लियर में भी स्टीम ही तो निकलती है लास्ट में, ठीक है। डेम्पर वाइंडिंग इज नॉट यूज्ड, इसको अभी के लिए रट लीजिए, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। यहां पर डेम्पर वाइंडिंग यूज नहीं होती, जबकि यहां पर डेम्पर वाइंडिंग यूज होगी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, यहां पर डेम्पर वाइंडिंग यूज हो रही होगी, डेम्पर वाइंडिंग इज यूज्ड, यहां पर डेम्पर वाइंडिंग मेरी यूज हो रही होगी, जबकि यहां पर डेम्पर वाइंडिंग यूज नहीं होगी। इस पॉइंट को अभी के लिए रट के चलिए प्लीज, इस पॉइंट को अभी के लिए रट के चलिए, अभी इस पॉइंट में आपने कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। भाई जो लोग लाइव ले रहे हैं बेटा एक बार प्लीज बता दो, क्योंकि अगला जो पॉइंट आ रहा है वो और भी बढ़िया पॉइंट है, और भी धाकड़ पॉइंट है, प्लीज अगला जो पॉइंट आ रहा है वो और भी धाकड़ पॉइंट है। इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं ये बता दीजिए सब लोग, सब लोग बता दीजिए इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं, क्योंकि अगला जो पॉइंट आ रहा है बेटा वो बहुत धाकड़ पॉइंट है। अगला पॉइंट जो आ रहा है वो बड़ा ही धाकड़ पॉइंट है। ऐसे यार मजा नहीं आएगा कि एक ही साइड से बस आंसर आता रहे, आपकी तरफ से ना आए, भले मैं कह रहा हूं कि नहीं आ रहा होगा समझ में तो बोलो करके यार, बट ये है कि क्लास जब तक इंटरेक्शन ना हो तो फिर मजा नहीं आता, ठीक है। भले आपको जो भी लग रहा है कम से कम बोलिए आप।
आइए थोड़ा सा क्यू एक्सिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। हाँ, क्यू एक्सिस को बेटा इंटरपोलर एक्सिस भी बोला जाता है। इंटरपोलर, दो पोल के बीच, दो पोल के बीच। अब जैसे कहते नहीं है इंटर स्कूल चैंपियनशिप, दो स्कूलों के बीच। इंटर क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मतलब दो नेशंस के बीच। इंटरनेशनल मैच मतलब दो नेशन के बीच मैच। तो क्यू एक्सिस बेटा क्या होती है, दो पोलों के बीच में जो एक्सिस होती है वो क्यू एक्सिस होती है, दो पोल के बीच, इसीलिए इसे इंटरपोलर एक्सिस भी बोला जाता है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं क्वाड्रेचर एक्सिस बिटवीन द पोल्स, ठीक है, हमारी कौन सी एक्सिस है, क्वाड्रेचर एक्सिस बिटवीन द पोल्स जो एक्सिस होती है वो क्वाड्रेचर एक्सिस है। और डी एक्सिस कौन सी होती है, एक्सिस अलोंग द पोल, जो पोल के साथ साथ होती है। अलोंग मतलब बेटा पोल के साथ साथ होती है और दो भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। अब ये बहुत समझने की यहां पर बात है, ये बड़े अच्छे से आपको यहां पर समझना पड़ेगा, ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना। ये जो तीसरा पॉइंट है इसको हम लोग आइए समझते हैं। देखो यार एक बात बताओ, ये मेरी डी एक्सिस है ना, डी एक्सिस पे मेरा लेंथ कैसी है, कम। भाई डी एक्सिस पे मेरी लेंथ कैसी है यार, कम से कम जवाब तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं। डी एक्सिस पर लेंथ कितनी है, एयर गैप। भाई एयर गैप की लेंथ जो है यहां पे कम है। एयर गैप की लेंथ क्या है बेटा, कम है। यहां एयर गैप की लेंथ कम है, इसका मतलब बेटा आप एक बात बताइए, यहां जो रिलक्टेंस है वो भी कम होगा, यहां जो रिलक्टेंस है वो भी कम होगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं ये एल डी है, ये एक्स डी होगा, कि डी एक्सिस पर जो लेंथ है वो कम है, तो डी एक्सिस पर रिलक्टेंस भी क्या होगा, कम। अब आ जाओ मेरी क्यू एक्सिस, क्यू एक्सिस पर बेटा मेरी लेंथ क्या है, ज्यादा, तो रिलक्टेंस क्या होगा बेटा, ज्यादा। आप मुझे बताइए एल क्या होता था, एन फाइव बाई, बेटा आपको मैंने एन स्क्वायर बाय एस करके एक फॉर्मूला बताया, मुझे मालूम है आधे लोग बिल्कुल भूल चुके होंगे। एल इज इक्वल टू म्यू एन, अभी 9, 9:30 की क्लास में ही मैं इसको बता रहा हूं, फिर भी आप लोग भूल जाते हो। एन स्क्वायर म्यू ए बाय एल करा था, और इसको आप लोग बेटा क्या कर सकते हो, इसको आप लोग रिलक्टेंस लिख सकते हो। तो जिसका रिलक्टेंस कम है उसका एल भी ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका रिलक्टेंस कम है उसका एल ज्यादा होगा। इसका मतलब एल डी मेरा क्या है, ज्यादा है। जिसका रिलक्टेंस कम हो ज्यादा है उसका एल क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब इसका जो एक्सेल है, अब आप मुझे बताइए जिसका इंडक्टेंस ज्यादा है उसका हमारा रिएक्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका हमारा रिएक्टेंस भी ज्यादा होगा। और जिसका एक्स क्यू कम है उसका हमारा रिएक्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। जिसका इंडक्टेंस कम उसका रिएक्टेंस कम, भाई एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया बेटा, सिंपल है कहानी। तो जिसका इंडक्टेंस कम उसका रिएक्टेंस भी कम, ठीक है। क्लियर है इतना पॉइंट। तो यहां हमें पता है लास्ट में रिजल्ट क्या मिल रहा है, एक फाइनल, कि भाई यहां पर जो एक्स क्यू है ये कम है एक्स डी से, ठीक है। जबकि मैं सिलेंड्रिकल में बात करूं तो देखो हर जगह से लेंथ सेम है, हर जगह से लेंथ सेम है। तो यहां एक्स क्यू मतलब जो रिलक्टेंस है, एक्स क्यू और एक्स एल, मतलब एक्स क्यू और एक्स डी मतलब डायरेक्ट एक्सिस का जो रिएक्टेंस है, और क्वाड्रेचर एक्सिस का जो रिएक्टेंस है, हर जगह पे, हर जगह पे बराबर होगा। तो इसका जो रिएक्टेंस भी होगा वो हर जगह पर बराबर होगा। तो रिएक्टेंस एट क्यू एक्सिस और डी एक्सिस पे बराबर होगा, ठीक है। रिएक्टेंस एट डी एक्सिस हमारा ये क्या होगा बेटा, बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा। ये पॉइंट सच में किसी को अगर ईमानदारी से क्लियर नहीं है तो अभी बता दो बेटा, क्योंकि ये फिर पॉइंट दिक्कत करेगा। कहीं पर भी ईमानदारी से कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो बता दो फटाफट से सभी बच्चे। सभी बच्चे बता दें अगर ये पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है बेटा, बताइए तो बता दें। सोच लीजिए आराम से, 2 मिनट का टाइम ले लीजिए, 3 मिनट का ले लीजिए, 5 मिनट का ले लीजिए।
मोटर की स्पीड 3000 से ज्यादा नहीं होगी अगर फ्रीक्वेंसी 50 तक होगा। और डीसी में देखो जरूरी नहीं है कि केवल आप 50 हर्ट्ज के लिए ही पैदा कर रहे हो, आप अभी सीख रहे हो जनरेटर को, ये एक बड़े लार्जर उसके लिए सीख रहे हो, जनरल पूछ रहे हो। हाँ, फिर हम देखो फिर ज्यादा करेंगे तो फिर और चीजों में फिर बदलाव करने पड़ सकते हैं। डीसी मोटर की स्पीड तो हाँ ज्यादा कर सकते हो, पर डीसी की भी इतनी ज्यादा हो नहीं पाती है। अगर तुम्हें और ज्यादा स्पीड वाले चाहिए तो फिर यूनिवर्सल वगैरह मोटर पे जाना पड़ता है, थोड़ा सा जो स्पेशल मोटर्स हैं उन पे जाना पड़ता है फिर आपको। तो हम ये पता क्यों लगा रहे हैं यहां पर इन सब चीजों को कि एयर गैप की लेंथ हर जगह अलग अलग है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह पे जो स्टेटर पर यहां पर डी एक्सिस पर रिलक्टेंस कम है, डी एक्सिस पर रिलक्टेंस हमारा ज्यादा है, सॉरी रिलक्टेंस कम है पर रिएक्टेंस ज्यादा है। तो डी एक्सिस पर हमारा रिएक्टेंस जो है वो ज्यादा लग रहा है, और क्यू एक्सिस पे जो रिएक्टेंस लग रहा है स्टेटर को वो कम लग रहा है। कसम से बता रहा हूं, अतः इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पेपर में पूछता है कि सेलिएंट पोल रोटर में या फिर आपका सिलेंड्रिकल रोटर में कौन सी कंडीशन ट्रू है, 4 ऑप्शन में ऐसे दे देगा आपको उल्टी सीधी लिख के, कम ज्यादा वाली। बट अगर आपको मैं बता रहा हूं, अगर आपने इसे रटने की कोशिश करी तो 3 दिन में 4 दिन में आपको ये साफ हो जाएगा, भूल जाओगे। क्लियर है इतना पॉइंट? तो जो चौथा पॉइंट लिखना था आपको यहाँ पे वो यही था, मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया। चौथा पॉइंट यही था, ठीक है ना? चौथा पॉइंट बेटा आपको यही था, ठीक है? तो कोई भी यहां पर अगर आपको दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है? ठीक है, कोई भी यहां पर अगर आपको दिक्कत है तो बताइएगा करके, कोई भी यहां पर अगर दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, तो एक जनरल बात हम लोग यहां पर और लिख के चलेंगे, एक जनरल बात हम लोग यहां पर और लिख के चलेंगे। क्या चीज? कि जो हमारी कितना जनरेटर हमारी कितनी पावर आउटपुट देगा, कितनी पावर आउटपुट निकलेगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पाई डी स्क्वायर बाय एल। याद रखिएगा, तो जितनी भी हमें पावर आउटपुट मिलेगी वो प्रोपोर्शनल होती है मेरे पाई डी स्क्वायर बाय एल के, या फिर वॉल्यूम ऑफ बेटा किसके, रोटर के। तो ये बेसिकली स्टेटमेंट मैं फिर से कहूंगा जनरेटर के लिए भी लागू है और मोटर के लिए भी लागू है, क्योंकि पावर केवल मोटर ही नहीं पैदा करती। क्या पावर मोटर बस दोनों की पावर में अंतर क्या होता है कि भाई जनरेटर पैदा करेगी तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में पावर करेगी और मोटर करेगी तो मैकेनिकल फॉर्म में करेगी, पर पावर तो दोनों को ही पैदा करना है ना, पावर तो दोनों को ही पैदा करना है। पाई डी स्क्वायर बाय एल, तो डायामीटर होता है डी, ये जनरल है दोनों के लिए, डाया ऑफ रोटर, और एल होता है लेंथ ऑफ रोटर, और कौन सी, एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ। इस एल को अच्छा चलो मैं स्मॉल बना देता हूं, स्मॉल, ठीक है। तो एक बार आप लोग बेटा इसे देखिएगा, क्या बताया है, दोनों रोटर को बहुत डिटेल में बताया, दोनों रोटर का रिलक्टेंस कैसा होता है, रिएक्टेंस कैसा होता है, ये बातें एज इट इज पेपर में आपको छप के आती है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग यहां पर एंड करेंगे, पर कल हम लोग इसको दोबारा से एक छोटा सा रिवीजन करके आगे चलेंगे। मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आप एक एक मिनट क्लास में मौजूद हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप थोड़ी भी देर बाहर गए सिंक्रोनस मशीन में, दिमाग से कहीं भी बाहर गए, ये नहीं कि आप लेक्चर में सर मैं आया तो था, आए थे एक अलग बात है, बट अगर आप थोड़े से भी भटके तो फिर आप इस टॉपिक से भटक जाएंगे, क्योंकि बारीक बारीक बातें हैं, ठीक है। चलिए।